आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम इन योर रेडियंट सीजन है। फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इस ड्रामे के मेल लीड चैन को देखते हैं जो कि बॉस्टन में पढ़ता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड हेरन से बात कर रहा होता है जो कि इस ड्रामे की फीमेल लीड है और वो कोरिया में रहती है। उसका सपना एक फैशन डिजाइनर बनना है। वो अपने पूरे दिन की बात चैन से कॉल में शेयर करती है। उसने एक म्यूजिक सुना था जिससे इंसोमिया से सफर कर रहे लोगों को सोने में मदद मिलती है, तो वो वही म्यूजिक चैन को भेजती है और बोलती है कि इससे तुम्हें सोने में मदद मिलेगी। अब नेक्स्ट सीन में हम चैन को देखते हैं जो कि हेरन के लिए एक पेन एज अ गिफ्ट खरीदता है और उसमें हेरन का नाम लिखवा के कोरिया भेज देता है। उस पेन को देख के हेरन बहुत खुश होती है और अपने सारे डिजाइन उसी पेन से बनाने लगती है। हेरन बहुत ही ज्यादा चीयरफुल पर्सन है और वही चैन बहुत ही ज्यादा शांत और लॉजिकल इंसान है। एक बार हेरन उसे बताती है कि मुझे बारिश के बाद की खुशबू बहुत पसंद है, इसीलिए जब भी बारिश होती है मैं हमेशा उसे एंजॉय करती हूँ। ये सुन के चैन उसे स्मेल के पीछे की साइंस बताने लगता है, तो हेरन उससे बोलती है कि मुझे ये सब नहीं जानना और उसे भी कभी बारिश एंजॉय करने को बोलती है। ये सुनने के बाद चैन जब बारिश होती है तो उसमें भीगने लगता है और घर जाने के बाद हेरन का एनिमल ड्रॉ करने लगता है। अब हम हेरन को देखते हैं, वो चैन को सरप्राइज देने के लिए बॉस्टन जाने का डिसाइड करती है। हेरन चैन के कॉलेज पहुंचने से पहले उसे एक वीडियो बना के भेजती है और उसमें वो बताती है कि मैं तुम्हारे कॉलेज तुमसे मिलने आने वाली हूँ। ये सुन के चैन नर्वस हो जाता है और भाग के अपने कॉलेज की तरफ जाने लगता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो एक रूम का डोर खोलता है पर तभी उस रूम में ब्लास्ट हो जाता है और उसी टाइम कॉलेज में हेरन भी पहुँच जाती है और उसे किसी से पता चलता है कि इस ब्लास्ट में चैन की भी डेथ हो गई है। अब हमें डायरेक्ट 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेरन अब एक फेमस फैशन डिजाइनर बन गई है और वो अपनी ग्रैंड माँ नाना की कंपनी नाना अटेलिये में काम करती है। वो अब बहुत बदल गई है, सबसे दूर दूर रहती है, ज्यादा किसी से बात नहीं करती। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं, इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है और उसकी पर्सनैलिटी काफी बदल गई है। वो बहुत चीयरफुल लग रहा था। चैन एक एनिमेशन कैरेक्टर डिजाइनर है। वो किसी प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी के प्रोड्यूसर बैन के साथ कोरिया आया हुआ था। यहाँ पे हम उसके हाथ में बहुत सारे स्कार्स देखते हैं। अगले दिन चैन कोरिया में घूम रहा होता है और दूसरी तरफ हेरन एक कैफे में बैठ के डिजाइन बना रही होती है। वो चैन की दी हुई पेन यूज कर रही थी। हेरन को उस कैफे का ओनर पार्क एक आर्ट एग्जीबिशन का टिकट देता है और उसे अटेंड करने को बोलता है, तो हेरन म्यूजियम में चली जाती है। अब हम चैन को देखते हैं जो कि सेम म्यूजियम में आया हुआ था। वो एक पेंटिंग को सामने से देख रहा होता है। उसे अपने बगल में हेरन दिखाई देती है। उसे देख के वो थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और फिर दोबारा से पलट के देखता है तो हेरन वहाँ से चली गई होती है। उसको जाते हुए देख के वो उसके पीछे पीछे भागता है पर उसके पास नहीं जाता और रोड के दूसरी साइड से उसे देख रहा होता है। हेरन रोड की दूसरी साइड चल रही होती है और उसने ईयरफोन्स पहने हुए थे। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था जिसमें टावर का एक हिस्सा टूट के गिरने वाला था। ये चैन देख लेता है तो वो जोर से हेरन को उसका नाम लेके हटने के लिए बोलता है। अपना नाम सुन के हेरन पीछे पलट के देखती है, तभी वो टूट के गिर जाता है पर हेरन को कुछ नहीं होता। अब हम चैन को देखते हैं जो कि अपने एनिमेशन की ड्रेस डिजाइन करने के लिए नाना अटेलिये में ही कोलैबोरेशन के लिए आया हुआ था। उसका प्रेजेंटेशन देख के नाना उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए मान जाती है। फिर चैन यूएसबी लेने के लिए अपनी कार में जाता है। वापस आते टाइम उसे एक पेन गिरी हुई मिलती है तो वो उसे उठाता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये वही पेन है जो उसने कभी हेरन को दी थी। इतने में सामने से हेरन चल के आती है और उसे देख के चैन शॉक्ड रह जाता है। यहाँ पे हेरन उसे खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है कि मैं इस कंपनी की लीड डिजाइनर हूँ। वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं है। फिर वो मीटिंग अटेंड करने के लिए चली जाती है। इसके बाद चैन वापस से मीटिंग रूम में जाता है। वो अपनी प्रेजेंटेशन प्ले करने ही वाला होता है पर इतने में योंग जो कि हेरन की सिस्टर है और उसके साथ कंपनी में ही काम करती है, चैन से पूछती है कि ये कैरेक्टर आपने किससे इंस्पिरेशन लेके बनाया है। वो बोलती है कि ये कैरेक्टर सेम हेरन की जैसा है। ये सुन के चैन के टेबल में रखी हुई कॉफी गिर जाती है और उसकी शर्ट खराब हो जाती है, तो नाना उसे शर्ट बदल के आने को बोलती है। फिर चैन एक रूम में जाता है और अपनी शर्ट खोलता है और डोर के सहारे खड़ा होता है। इतने में हेरन उसे शर्ट देने के लिए डोर खोल देती है और चैन बाहर को गिर जाता है। यहाँ पे हेरन चैन के बॉडी में बर्न मार्क्स को देख
देख लेती है, इससे चैन एम्बैरस हो जाता है और फटाफट अंदर चले जाता है। इसके बाद वो शर्ट पहन के आता है और बैन से बोलता है कि वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ रहा है। तो बैन उससे बोलता है कि तुम इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए इतना ज्यादा खुश थे, अब तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। बैन उससे बोलता है कि तुम्हें ये छोड़ना है तो छोड़ दो, मुझे भी तुम्हारे जैसे गिव अप करने वाला सुपरवाइजर नहीं चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। फिर चैन बहुत देर तक सोचता है और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे हम हेरन को देखते हैं, कोई उसके छुप के हर टाइम पिक्चर्स ले रहा होता है। वो जब अपने घर पहुंचती है उसे ऐसे डिप्रेस्ड देख के नाना उसे बात करने को बुलाती है और उसे एक लड़की के साथ डेट में जाने को बोलती है, पर हेरन उन्हें इग्नोर करके चली जाती है। अगले दिन टावर गिरने वाला इंसिडेंट न्यूज में हर जगह चल रहा था। हेरन की बहन योंग हेरन को वो वीडियो दिखा के पूछती है कि ये तुम हो ना, और उसे अपना ध्यान रखने को बोलती है। हेरन भी वो वीडियो देखने लगती है तो उसे उसमें चैन दिखता है, पर वो क्लियरली नहीं दिख रहा था। तो वो योंग से बोलती है कि इसने चैन के जैसे शर्ट पहनी हुई है, जिस पे योंग बोलती है कि ऐसी शर्ट तो बहुत लोग पहनते हैं, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हेरन को ऑफिस में चैन की शर्ट मिलती है जिसमें कॉफी गिरी थी। वो उस शर्ट को और न्यूज वाले लड़के की शर्ट को मैच करने लगती है। उसे चैन की शर्ट में आर्ट एग्जीबिशन की टिकट मिलती है जो कि सेम डेट की थी जिस दिन हेरन गई हुई थी, जिससे वो कंफर्म हो जाती है कि उस दिन उसे चैन ने ही आवाज दी थी। इसके बाद वो घर जाके चैन के बारे में सोचती है। उसे समझ नहीं आता कि चैन को उसका नाम कैसे पता। यहाँ पे हेरन को देख के ऐसा लगता है कि उसे पता ही नहीं है कि ये चैन वही चैन है जिसे वो डेट कर रही थी। नेक्स्ट डे ऑफिस में किसी ने हेरन की फोटोज भेजी हुई थी, जिसे देख के सब डर जाते हैं और हेरन के लिए वरिड होने लगते हैं। पर हेरन सबको शांत करती है और सारी फोटोज अपने ऑफिस में लेके चली जाती है। योंग भी उसके ऑफिस में जाती है और हेरन से बोलती है कि शायद ये फोटोज लेने वाला लड़का वही है जिसने उस दिन तुम्हें आवाज लगाई थी, और बोलती है कि वो लड़का शायद तुमको स्टॉक कर रहा है। अब ये सुन के हेरन को लगता है कि चैन उसे स्टॉक कर रहा है। अब हम हेरन को कैफे में देखते हैं, वो चैन के बारे में ही सोच रही होती है। इतने में उसे नाना का मैसेज आता है। वो हेरन को एक लोकेशन में मीटिंग के लिए बुलाती है, तो हेरन कैफे से चली जाती है। थोड़ी देर में उसी कैफे में हम चैन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो उस शॉप का वीआईपी कस्टमर है और उसे भी एग्जीबिशन की टिकट पार्क ने ही दी थी। नेक्स्ट सीन में हेरन मीटिंग के लिए लोकेशन में पहुंच जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसे नाना ने डेट के लिए बुलाया है। तो हेरन उन पर गुस्सा करने लग जाती है और बोलती है कि मुझे किसी के भी क्लोज नहीं आना है, मुझे डर लगता है कि मैं उन्हें खो दूंगी, इसीलिए मुझे किसी के पास जाना ही नहीं है ताकि मुझे फिर से क्लोज इंसान को खोने का पेन फील ही ना हो, और वहाँ से चली जाती है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब हेरन बहुत छोटी थी तब उसके सामने उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। उसके बड़े होने के बाद जब वो बॉस्टन से वापस आई थी तब नाना उसे एयरपोर्ट में लेने गई थी। हेरन एयरपोर्ट में बैठ के जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि मम्मी पापा भी चले गए और अब चैन भी मुझे छोड़ के चला गया। अब प्रेजेंट में हेरन नाना की बात मान के डेट में चली जाती है और उस लड़के से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे डेटिंग नहीं करनी है। इतने में उसे सामने चैन दिख जाता है। उसे देख के हेरन को लगता है कि वो उसे फिर से स्टॉक कर रहा है, तो वो डेट छोड़ के चैन को कन्फ्रंट करने चली जाती है। वो चैन से पूछती है कि उस दिन तुमने मुझे नाम लेके कैसे बुलाया था जबकि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। उससे पूछती है कि तुम कौन हो। ये सब सुन के चैन उसे बस देखता रह जाता है और उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं। और हमें पास्ट में हेरन का चैन को आई लव यू बोलने का वॉइस ओवर सुनाई देता है, जिसमें वो सुनवो चैन को कांग हियोक चैन के नाम से बुला रही थी। शायद वो चैन को कोई और समझ के डेट कर रही थी क्योंकि रियल में वो उससे कभी मिली ही नहीं थी। और यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ब्लास्ट के बाद का सीन देखते हैं जिसमें चैन आईसीयू में होता है और वो हेरन के बारे में सोचते सोचते होश में आ जाता है। अब हम उसे एक साइकेट्रिस्ट के साथ देखते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसने अपनी याददाश्त खो दी है, पर उसे बस हेरन का फेस और उसकी कुछ बातें याद है, पर उसे ये याद नहीं था कि हेरन कौन है, और वो उसे याद करने के लिए उसका फेस ड्रॉ करता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे कैब में बैठा हुआ देखते हैं, तभी उसे बाहर हेरन चलती हुई
दिखाई देती है। इसे देख के वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। हेरन एक जगह रुक के फायरवर्क्स देख रही होती है। फायरवर्क्स की आवाज सुन के चैन के सर में बहुत तेज दर्द होता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हेरन कॉल में उसे इंसोमिया वाला म्यूजिक सुनने को बोल रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो फोन उसके दोस्त कांग चैन का था, जिसने कॉल को स्पीकर में रखा हुआ था, जिस वजह से हेरन की सारी बातें चैन भी सुन रहा था। एक दिन कांग एक हफ्ते के लिए कहीं गया हुआ था और वो गलती से चैन का लैपटॉप लेके चला गया था, जिस वजह से चैन को कांग का लैपटॉप यूज करना पड़ता है। और यहाँ उसने पहली बार हेरन के मैसेज का रिप्लाई कांग बनकर दिया था। चैन को जैसे ही ये सब याद आता है वो हेरन से दूर चले जाता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे चैन के आंखों से आंसू आ जाते हैं और हेरन उससे पूछ रही होती है कि तुम कौन हो। वो उसे न्यूज वाली वीडियो दिखा के पूछती है कि उस दिन तुम मुझे स्टॉक क्यों कर रहे थे, तुम मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो चैन उसे नाना अटेलिये की वेबसाइट दिखा के बोलता है कि मैं जहाँ भी काम करता हूँ वहाँ के लोगों के बारे में रिसर्च करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में जानता था। ये सुन के हेरन उसे सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगती है, पर फिर वो दोबारा वापस आती है और पूछती है कि तुम अभी इस होटल में क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं इसी होटल में रुका हुआ हूँ क्योंकि यहाँ से नाना अटेलिये बहुत पास है। तो हेरन फिर से उसे सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है, पर उसके पीछे कोई मास्क पहने हुए चल रहा होता है जिसे चैन देख लेता है और हेरन को आवाज लगा के बोलता है कि तुम्हारा स्टॉकर तुम्हें फॉलो कर रहा है। जो सुन के स्टॉकर भागने लगता है, उसके पीछे पीछे ये दोनों भी भागने लगते हैं। इतने में हम योंग को भी वहीं पर देखते हैं और वो भी उसी स्टॉकर के पीछे पीछे भागने लगती है। वो गिरने ही वाली होती है पर युन उसे पकड़ लेता है। युन नाना अटेलिये का कू है। ये वही लड़का है जिसके साथ नाना ने हेरन को डेट में भेजा था। अब ये चारों स्टॉकर के पीछे भागने लगते हैं। एक जगह पे रूट खत्म हो जाती है तो स्टॉकर आगे नहीं भाग पाता। इतने में चैन और हेरन वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे स्टॉकर एक बॉटल हेरन की तरफ फेंकता है। हेरन को बचाने के लिए चैन आगे आ जाता है और उसे बॉटल से लग जाती है। फिर स्टॉकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो चैन उसे पकड़ लेता है और उसका मास्क हटाता है तो वो एक लड़की होती है और उसके बैग से हेरन की बहुत सारी फोटोज गिरती है। नेक्स्ट सीन में हम इन सबको पुलिस स्टेशन में देखते हैं। ऑफिसर स्टॉकर से पूछ रहे होते हैं कि जो बॉटल तुमने फेंकी थी उसमें क्या था। तो चैन बोलता है कि उसकी स्मेल से वो NaClO लग रहा था। फिर ऑफिसर स्टॉकर से पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों करा। तो वो बोलती है कि मुझे हेरन से नफरत है। तो ऑफिसर हेरन से पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेरन एक प्रोजेक्ट में फर्स्ट टाइम जीती थी। उसी कंपनी में ये स्टॉकर भी थी और वो हेरन को देख के जेलस हो रही थी। अब प्रेजेंट में स्टॉकर बोलती है कि हेरन को सब कुछ उसकी ग्रैंडमा की वजह से आसानी से मिल जाता है और फ्रस्ट्रेट होके हेरन पे चिल्लाने लगती है। पर हेरन ऑफिसर से बोलती है कि मुझे इसके खिलाफ कोई भी चार्जेस नहीं लगाने और वहाँ से चली जाती है। पुलिस स्टेशन से बाहर जाने के बाद हेरन योंग से पूछती है कि वो होटल में क्या कर रही थी। तो योंग बताती है कि मैंने स्टॉकर को पकड़ने के लिए आपके फोन में लोकेशन ट्रैक करने वाला ऐप इंस्टॉल करा था, इसीलिए मैं आपको सब जगह फॉलो कर रही थी और रास्ते में मुझे युन ने देखा तो वो भी मेरे साथ आ गया। ये सुन के हेरन बहुत गुस्से में आ जाती है और योंग से बोलती है कि तुम्हें पता भी है ये कितना डेंजरस है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, और फिर पैनिक करने लगती है। तो योंग उसे शांत कराती है और हक करके बोलती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ से चैन चले जाता है। इतने में ऑफिसर आते हैं और बोलते हैं कि जिसे बॉटल से लगी थी वो चला गया क्या, उसे चोट लगी होगी तो उसे हॉस्पिटल दिखा लेना। ये सुन के हेरन भाग के चैन के पीछे जाती है और उसे रोककर उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे अपना बिजनेस कार्ड देके बोलती है कि तुम हॉस्पिटल जाके अपना ट्रीटमेंट करा लेना। ये सुन के चैन उससे बोलता है कि तुम लॉयर हो क्या जो मुझसे सेटलमेंट करने की कोशिश कर रही हो, जिस पे हेरन बोलती है कि मुझे किसी का फेवर लेना नहीं पसंद। तो चैन वो कार्ड ले लेता है और हेरन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चैन बोलता है कि हमारे एनकाउंटर बढ़ते ही जा रहे हैं और अब मुझे इससे डर लगने लगा है। नेक्स्ट सीन में हम नाना को देखते हैं जो हेरन के बारे में सोच रही थी। इतने में हेरन भी घर आ जाती है। उसके लेट आने की वजह से नाना उस पर गुस्सा कर रही होती है। तो योंग बोलती है कि हेरन आज किसी लड़की के साथ थी, मैंने दोनों को साथ में देखा था। ये सुन के नाना थोड़ी शांत हो जाती है क्योंकि उसे हेरन के अकेलेपन की वजह से टेंशन होती थी। अब वो सोचने लगती है कि हेरन किसी लड़के पे इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट सीन में योंग और हेरन रूम में साथ में होते हैं। योंग उससे चैन की चोट के बारे में पूछती
होती है तो हेरन बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं उसे अपना बिजनेस कार्ड दे के आ गई। तो योंग बोलती है कि तुम्हें उसे थैंक यू कहने के बजाय लंच में लेकर जाना चाहिए था, और बोलती है कि चैन तो इधर बस 3 मंथ के लिए है, उसके पास कपड़े भी नहीं होंगे। तो हेरन बोलती है कि मैं उसके लिए कपड़े डिलीवर करा दूंगी। ये सुन के योंग बोलती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, उसने आपको बचाने के लिए चोट खाई तो आपको उससे थोड़ी सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। इतना बोल के वो जा ही रही होती है, पर हेरन को देख के कुछ सोचने लग जाती है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हेरन ने पूरे बाथटब में घर के सारे शूज डाल दिए थे, जिस वजह से योंग, नाना और सबसे छोटी बहन हादम इरिटेट होते हैं और बोलते हैं कि हम नहाए कहाँ। तो हेरन बोलती है कि आज कोई भी काम पे मत जाओ, सब घर में ही रहो। वो चैन की डेथ के बाद इतना डर गई थी कि वो उन लोगों को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हम चैन को देखते हैं। उसे होटल का रिसेप्शनिस्ट एक बैग देता है और बोलता है कि ये कोई आपके लिए छोड़ के गया था। वो उसे खोलता है तो उसमें कपड़े होते हैं और एक नोट जिसमें हेरन ने उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू लिखा हुआ था। इतने में बारिश होने लग जाती है। ये देख के वो हेरन को अम्ब्रेला देने जाता है और जाते टाइम ये विश कर रहा होता है कि वो चली गई हो, जिस वजह से वो हेरन को फेस करने से बच जाएगा। पर हेरन बाहर ही रुकी होती है और अपना हाथ आगे करके बारिश की बूंद फील कर रही थी। ये देख के चैन को हेरन की बारिश वाली बात याद आ जाती है। वो उसे अम्ब्रेला देता है। हेरन उसे देखती है तो उसे याद आता है कि पुलिस स्टेशन में वो बता रहा था कि बॉटल में NaClO है। वो सोचती है कि चैन सेम उसके बॉयफ्रेंड की तरह बात करता है। इतने में चैन उसके लिए अम्ब्रेला खोलता है, पर वो अम्ब्रेला टूटी होती है। तो वो बोलता है कि मैं अपने रूम से दूसरी अम्ब्रेला लेके आता हूँ। इतने में एक लड़की हेरन को आवाज लगाती है। ये सुन के चैन भी रुक जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। वो हेरन से पूछती है कि तुम US गई थी, उसके बाद से तुम कभी कंपनी वापस ही नहीं आई, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। पर ये सब बातें सुन के हेरन बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। हेरन बोलती है कि मैं अभी बिजी हूँ। ये बोल के वो होटल के अंदर चली जाती है और चैन से बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ अम्ब्रेला लेने तुम्हारे रूम में चलती हूँ। दोनों रूम में पहुँचते हैं तो उनकी रूम की अम्ब्रेला बैन लेके गया हुआ था। तो चैन रिसेप्शन में कॉल करके अम्ब्रेला मंगाता है। हेरन वहाँ पे बैठी होती है। इतने में बैन वापस रूम में आ जाता है और हेरन को लंच में रुकने के लिए बोलता है, पर चैन फटाफट बैन की अम्ब्रेला लेता है और हेरन को देके आराम से जाने को बोलता है और वो वहाँ से चली जाती है। चैन को इतना हड़बड़ी करता देख बैन पूछता है कि तुम उसे देख के इतना नर्वस क्यों हो रहे थे, और चैन को हेरन के नाम से चिढ़ा के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम पार्क को देखते हैं। वो सामान उठा रहे होते हैं, पर तभी उनकी तबीयत खराब होती है और वो बेहोश हो जाते हैं। उन्हें ऐसे देख के उनका डॉग जीनियस भौंकने लगता है। कुछ देर बाद हेरन कैफे में जाती है तो उसे पता चलता है कि आज कैफे में कोई नहीं है और उसे वहाँ पे रखा हुआ नोट मिलता है जिसमें किसी का नंबर था और वो उसमें कॉल करती है तो कोई लड़का उठाता है और उसे पार्क की कंडीशन के बारे में पता चलता है, जिस वजह से वो जीनियस को अपने घर लेके चली जाती है और शॉप का भी ध्यान रख रही होती है। नेक्स्ट सीन में पार्क हेरन के घर जीनियस को लेने जाते हैं और उन्हें वहाँ पे नाना मिलती है। यहाँ पे नाना को रियलाइज होता है कि पार्क उसके बचपन का दोस्त है। फिर दोनों साथ में बैठ के थोड़ी देर बातें करते हैं। यहाँ पे नाना पार्क से पूछती है कि वो हेरन को कैसे जानते हैं, तो वो बताते हैं कि 7 साल पहले उसे मैंने बारिश में बैठ के रोते हुए देखा था, तब मैंने उसे जाकर अम्ब्रेला दी थी। तब से वो हमेशा मेरे कैफे में आती है और जब तक कैफे बंद नहीं होता तब तक वहाँ पे बैठी रहती है। अब नाना को समझ आता है कि हेरन रोज लेट इसलिए आती है क्योंकि उसे उस कैफे में बैठ के सुकून मिलता है जो उसे घर में नहीं मिलता, इसीलिए वो पार्क को हेरन का ध्यान रखने के लिए थैंक यू बोलती है। अब हम हेरन को देखते हैं जो कैफे की लाइट ऑन देख के अंदर आ जाती है। इतने में सीढ़ियों से चैन सामान लेके नीचे उतरता है और हेरन को कैफे में देख के शॉक हो जाता है। हेरन के पूछने में वो उसे बताता है कि पार्क बैन के रिलेटिव है, इसीलिए मैं इन्हें जानता हूँ। ये भी बताता है कि अब से वो इस कैफे में रहने वाला है। यहाँ पे हेरन को पता चलता है कि जिसके नंबर पे उसने कॉल की थी वो भी चैन का ही था और चैन को भी रियलाइज होता है कि जिस रेगुलर कस्टमर की पार्क बात करते रहते हैं वो हेरन ही है। फिर हेरन कैफे में बैठ के ड्रॉ करने लगती है और चैन सामान लेके नीचे आ रहा था तो वो उसे छुपकर देखने लगता है। इतने में चैन का फोन रिंग करता है और उसे हेरन देख लेती है तो वो नर्वस हो जाता है और इसी में उसके हाथ से फोन गिर जाता है और उसके पैर में भी लग जाती है। उसका हाथ खाली नहीं था तो हेरन उसका फोन उठाती है और कॉल
कॉल पिक करके उसके कान में लगाती है। इतने में पार्क भी वहाँ पे आ जाते हैं और हेरन को बताते हैं कि मैं तुम्हारे घर गया था और तुम्हारी नाना मेरी बचपन की फ्रेंड है। यहाँ पे ये लोग थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर हेरन यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में हेरन नाना को एक फाइल देती है जिसमें मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स थे, पर उसमें एक पेपर था जिसमें उसने चैन का नाम लिखा था। ये देख के नाना को लगता है कि हेरन चैन को पसंद करती है, तो वो यून को हेरन और चैन पे नजर रखने को बोलती है। इसके बाद मीटिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे नाना बोलती है कि मुझे भूख लग रही है, बाकी का काम हम लंच में डिस्कस करेंगे, और बहाने से इन दोनों को साथ में लंच में लेके जाती है। रेस्टोरेंट पहुँचने के बाद वो काम का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। ये देख के हेरन भी वापस जाने की सोचती है, तो उसे योंग की बात याद आती है, तो वो चैन के साथ खाना खाने के लिए रुक जाती है। इतने में उसे नाना का मैसेज आता है। वो बोलती है कि चैन का नाम लिखने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हें वो पसंद है तो उसे बता दो। ये पढ़ के वो चैन को वो पेज दिखाती है और बोलती है कि मुझे लग रहा था तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो, इसीलिए मैंने ये नाम लिखा था। जिसे देख के नाना को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसीलिए उन्होंने आज ये सब अरेंज करा है। इतने में होटल के स्पीकर से बहुत जोर की आवाज आती है, जिससे चैन के सर में दर्द होता है। उसे आसपास की सारे नॉइज से प्रॉब्लम होने लगती है, तो अपनी सीट से उठता है, पर वो गलती से वेट्रेस से टकरा जाता है और सारा खाना नीचे गिर जाता है। वेट्रेस के धक्का लगने की वजह से हेरन की नोटबुक और पेन दोनों नीचे गिर जाती है। इसके बाद चैन होटल से बाहर चले जाता है, तो उसके पीछे हेरन भी चली जाती है। हेरन के पूछने में चैन उसे बताता है कि मैं एक कान से नहीं सुन पाता और नॉइसी प्लेस में बहुत सारी आवाज आती है, जिससे मैं कभी कभी एंग्शियस हो जाता हूँ। ये सुन के हेरन को उसके लिए बुरा लग रहा होता है। फिर वो चैन की ड्रेस में खाने का दाग देखती है, तो उसे अपना मफलर उड़ा देती है, जिससे उसका दाग छुप जाता है। ये देख के चैन बोलता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, ये वापस ले लो। तो हेरन बोलती है कि मैंने इसे बस फैशन के लिए पहना हुआ था। फिर उसे बाहर रुकने को बोलती है और अंदर जाके दोनों का सामान लेकर आती है। अगले दिन हेरन मीटिंग में होती है और कल ठंड लगने की वजह से उसे जुकाम लग गया था। वो डिजाइन करने के लिए पेन ढूंढती है, तो उसे कहीं नहीं मिलती, जिस वजह से वो पैनिक करने लगती है और सारी फाइल्स नीचे गिरा देती है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, वो वहाँ से अपनी पेन ढूंढने के लिए चली जाती है। ये सब देख के चैन हेरन के लिए वरिड होता है और उससे बात करने जाता है, पर हेरन पेन रेस्टोरेंट में होगी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे चैन भी वहाँ जाता है, पर मैनेजर हेरन को बोलता है कि यहाँ हमें कोई भी पेन नहीं मिली। तो हेरन बोलती है कि मैं एक बार उसे ढूंढ सकती हूँ। मैनेजर बोलता है कि होटल बंद होने के बाद आप आके एक बार चेक कर लेना। फिर वो बाहर जाके रेस्टोरेंट के बंद होने का वेट कर रही होती है, तो चैन उसे अपनी कोट देता है और बोलता है कि तुम बस एक पेन के लिए इतने ठंड में बाहर क्यों खड़ी हो, और उसे किसी शॉप में जाके रुकने को बोलता है। तो हेरन उस पे ये गुस्सा करने लगती है और उसे जाने को बोलती है, जिस वजह से वो उसे जबरदस्ती अपनी कोट पहनने को देता है और वहाँ से चले जाता है। घर पहुँच के वो चेंज कर रहा होता है, तभी पार्क वहाँ पे आ जाते हैं और उसकी बॉडी में घाव और एक टैटू देखते हैं। उनके पूछने पे चैन उन्हें टैटू का मतलब बताता है, जिसका मतलब था कि हम कभी भी मर सकते हैं, इसीलिए अपनी लाइफ को खुल के जीना चाहिए और कोई रिग्रेट नहीं होनी चाहिए। जिसे सुन के पार्क पूछते हैं क्या तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं है, तो चैन बहुत देर ये सोचता है और फिर हेरन से मिलने के लिए भाग के जाने लगता है और रास्ते भर उसे कॉल करते रहता है। वो दौड़ रहा होता है और हमें उसका वॉइस ओवर सुनाई देता है, इसमें वो बोलता है कि मुझे कोई रिग्रेट तो नहीं है, पर अगर मैं ये डिसीजन नहीं लूंगा तो मुझे जिंदगी भर रिग्रेट होगा, और बोलता है कि मैं उसको फिर से खुश देखना चाहता हूँ। अब प्रेजेंट में वो रेस्टोरेंट के बाहर होता है और हेरन ने पूरे रेस्टोरेंट में सर्च कर लिया था, पर उसे वो पेन नहीं मिलती। तो चैन उससे रूडली बिहेव करने के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि मैं यहाँ बस 3 मंथ के लिए हूँ, तो प्लीज मेरे जाने तक पास्ट फ्यूचर ये सब कुछ मत सोचो और ऐसे जियो जैसे कि हम पिकनिक में गए हुए हैं। अब हमें पार्क का वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो चैन से पूछता है कि तुम किसे खुश देखना चाहते हो, और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैन अपनी विंडो से कूदने वाला था, और हेरन के मैसेज के नोटिफिकेशन से वो होश में आता है और विंडो से नीचे उतर जाता है। वो बोलता है कि हेरन ने मुझे 2 बार जिंदा रहने की उम्मीद दी है, एक तो तब जब वो विंडो से कूदने वाला था, दूसरा तब जब ब्लास्ट हुआ था, तब भी वो बस हेरन के बारे में सोच रहा था। अब प्रेजेंट में वो हेरन से बोलता है कि क्या मैं अब से तुम्हारे साथ अच्छे से रह सकता हूँ, और यहीं पर सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है।
एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें चैन का चाइल्डहुड दिखाया जाता है, जिसमें चैन की मॉम अपने हस्बैंड और चैन को छोड़ के चली गई और उसके डैड चैन को उसकी मॉम से रिलेटेड सामान रखने नहीं देते थे और ना ही उसे ड्राइंग करने देते थे। इसके बाद भी जब चैन थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन कर ली, पर उसके डैड को जैसे ही ये बात पता चली वो उसकी क्लास में गए और सबके सामने टीचर को ही डांटने लग गए और चैन को वहाँ से लेके चले गए। इसके बाद वो उसे कोरिया से यूएस साइंस पढ़ने के लिए भेज रहे थे, पर चैन को कोरिया छोड़ के नहीं जाना था, पर उसके डैड उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। अब जब चैन बड़ा हो जाता है तब उसके डैड उससे मिलने के लिए यूएस में उसके रूम में गए थे। यहाँ पे चैन उनको पानी देने के लिए पानी बॉयलर में गर्म करने को रखता है, पर उसके डैड वहाँ पे चैन के ड्राइंग का सामान देख लेते हैं। चैन ने एक ड्राइंग में खुद को अपनी मॉम के साथ ड्रॉ करा था, पर उसके डैड उसे फाड़ देते हैं और सारा सामान तोड़ने लगते हैं। वो इतने जोर से सामान यहाँ वहाँ फेंक रहे थे कि उससे चैन की फेस में लग जाती है। फिर चैन उनका हाथ पकड़ के उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वो गुस्से में बॉयलर फेंक देते हैं, जो कि पूरा टूट जाता है। उनके जाने के बाद चैन बहुत रोता है और बोलता है कि अब मेरे पास जीने का कोई रीजन ही नहीं है, और वो विंडो से कूदने के लिए चढ़ जाता है। पर तभी हेरन के मैसेज के नोटिफिकेशन के साउंड से वो विंडो से उतर जाता है। उसका मैसेज पढ़ता है, उसमें हेरन ने लिखा था कि तुमने जो मुझे पेन गिफ्ट की थी उससे मैं अपनी लाइफ में पहली बार किसी प्रोजेक्ट में फर्स्ट आई हूँ, और बोलती है कि तुम मेरे सेवियर हो। तो पढ़ के चैन को अपनी लाइफ में थोड़ी सी जीने की होप मिलती है। इसके बाद हम चैन को लेबोरेटरी में देखते हैं, जहाँ वो फिर से हेरन का मैसेज पढ़ता है। उसमें वो बोल रही थी कि जो सॉन्ग मैंने तुम्हें इंसोम्निया क्योर करता है करके भेजा था, मैंने उसके बारे में और रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि वो तो नींद ना आने वाला सॉन्ग है। फिर एक दिन वो मैसेज भेजती है कि आज मेरे ऑफिस में टीम डिनर था और वहाँ पर सब लोग एग प्लांट खा रहे थे। वो बोलती है कि पता नहीं लोग इसे कैसे खाते हैं, ये तो मुझे बहुत गंदा लगता है। अब अगले दिन जब चैन एग प्लांट खा रहा होता है तो वो हेरन की बात सोच के स्माइल करता है और चैन हेरन की वजह से बारिश भी इंजॉय करने लगता है। अब हमें चैन का वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो बोलता है कि जिस लड़की ने मुझे खुश रहना सिखाया है आज वो रो रही है और बिल्कुल अलग पर्सन बन गई है। मैं भी उसकी हेल्प करना चाहता हूँ जैसे एक बार उसने मेरी हेल्प की थी। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे चैन हेरन से बोलता है कि क्या मैं अब तुम्हारे साथ अच्छे से रह सकता हूँ, जिसमें हेरन डायरेक्टली मना कर देती है और बोलती है कि मुझे किसी भी इंसान के क्लोज जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चैन बोलता है कि मैं हमेशा के लिए नहीं बस 3 मंथ के लिए हूँ, जिसपे हेरन इरिटेट होके बोलती है कि तुम्हारा मोटो लाइफ में कोई रिग्रेट ना होना है, पर मेरा मोटो ये है कि मुझे किसी भी इंसान के क्लोज नहीं जाना है क्योंकि उनसे क्लोज्ड वन को खोने का डर नहीं होता। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से ही रहूंगी बट एज अ कलीग ना कि एज अ फ्रेंड, और वहाँ से चली जाती है। पर चैन उसके पीछे जाता है और उससे बोलता है कि ठीक है, तुम्हें अगर कभी भी किसी से बात करनी हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो, और फिर उसके हाथ में हर्बल टी देता है ताकि हेरन का कोल्ड जल्दी से ठीक हो, और बोलता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम मुझे अपना फ्रेंड बना लो, और वहाँ से चला जाता है। अब हेरन अपने घर में होती है और पेन न मिलने की वजह से रो रही होती है। रोते रोते ही उसे नींद आ जाती है। नेक्स्ट डे हादम उसे उठाने के लिए जाती है और लिविंग रूम में आने को बोलती है। यहाँ पे उसने नाना और योंग को भी बैठाया हुआ था। वो बोलती है कि मुझे आप लोग को बताना है कि मैं कुछ महीनों में शादी करने वाली हूँ। ये सुन के योंग बहुत शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं, जिसमें हादम बोलती है कि नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ प्योर रिलेशनशिप है। वो बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का नाम युगम है और वो बास्केटबॉल प्लेयर है, इस वजह से वो दूसरी कंट्री में जाने वाला है, पर उसके जाने से पहले मैं उससे शादी करना चाहती हूँ ताकि हमारा रिलेशन सिक्योर हो जाए। जिसमें योंग हादम को समझाने की कोशिश करती है क्योंकि वो अभी बस 17 साल की है, पर नाना बोलती है कि पहले मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलूंगी उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। पर हेरन को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में हेरन जैसे ही चैन को देखती है उसे चैन की बोली हुई बात याद आती है और वो उससे छुपने लग जाती है। वो हमेशा लंच ब्रेक के टाइम में पार्क की कैफे में जाती थी, पर जब से चैन वहाँ शिफ्ट हुआ है तब से वो उस कैफे में नहीं जाती है। आज वो दूसरे कैफे में बैठी हुई थी, पर तभी उसे बाहर चैन दिखाई देता है तो उसे लगता है कि कहीं वो इस कैफे में ना आ जाए, तो वो फटाफट वहाँ से जाने लगती है, पर गलती से वेट्रेस से टकरा के गिर जाती है और उसके हाथ का सामान गिरा देती है। फिर वो उससे माफी मांगती है और जो भी डैमेज हुआ था उसकी पेमेंट करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो मीटिंग
मीटिंग में होती है। यहाँ पे वो नाना से बोलती है कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहती, मुझे नहीं लगता मैं एनिमेशन में काम करने की नॉलेज रखती हूँ। तो नाना उससे बोलती है कि तुम्हें नॉलेज नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें इसमें काम करना है। नॉलेज बढ़ाओ और खुद को प्रूफ करो। अब हम यून को ऑफिस में देखते हैं। बाकी सब लोग ऑफिस से चले गए थे। तब ऑफिस के फोन में कॉल आता है। वो उसे उठाता है तो सामने से योंग उसे हेल्प करने को बोलती है। यून उसकी हेल्प करने जाता है तो पता चलता है कि वो अपना फोन ऑफिस में ही भूल गई और उसके पास कैश नहीं था, जिस वजह से वो स्ट्रीट फूड नहीं खा पा रही थी। तो उसने ऑफिस में किसी के फोन से कॉल करा ताकि कोई आके उसकी हेल्प कर सके। इतने में योंग को उसकी किसी दोस्त का कॉल आता है। वो उसे ब्लाइंड डेट में जाने के लिए बोलती है और लड़के की पिक भी भेजती है, जो योंग यून को दिखा के बोलती है कि ये बहुत हैंडसम है ना, शायद मैं इसके साथ सच में डेट में जाऊंगी। यून कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन नाना हेरन ने जब प्रोजेक्ट में काम करने से मना करा था तो वो सोच रही होती है और बोलती है कि उसका कहीं चैन से झगड़ा तो नहीं हो गया। फिर उसे लगता है कि कहीं हेरन और योंग ने उसे चैन के बारे में झूठ तो नहीं बोला। तो वो उनसे पूछने जाती है। उसी टाइम योंग अपनी डेट में जा रही होती है और नाना को ऐसे डाउट करता देख के योंग बोलती है कि हेरन भी डेट में जा रही है और उसे जबरदस्ती बाहर लेकर चली जाती है और उससे बोलती है कि तुम कुछ देर के लिए कहीं भी चली जाओ। अब हेरन कैफे में तो नहीं जा सकती थी क्योंकि उधर चैन रहता है, तो वो किसी रेस्टोरेंट में चली जाती है। पर उसे वहाँ पे भी चैन अपने दोस्तों के साथ आते हुए दिखाई देता है, तो वो चैन से छुपने के लिए किसी स्ट्रेंजर लड़के के साथ सीट में बैठ जाती है। पर इतने में उसके टोकन नंबर की बारी आती है और वर्कर टोकन 26 अपना खाना लेके जाओ बोलती है, तो वो अपना टोकन भी उस लड़की को दे देती है और अपना फेस छुपा के वहाँ से भाग जाती है। अब हम उसे पार्क में देखते हैं। वो मिट्टी में ड्रेस डिजाइन कर रही होती है। इतने में उसे फिर से चैन की आवाज आती है। वो मुड़ के देखती है तो वो बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है, तो वो वहाँ से भी भागने लगती है। पर चैन गलती से बॉल हेरन की तरफ फेंक देता है, जिससे उसके सर में लग जाती है। उसे सॉरी बोलने के लिए जाता है पर हेरन वहाँ से भी अपना फेस छुपा के भाग जाती है। अब वो अपने घर को जा रही होती है। उसे सामने फिर से चैन एक डॉग के साथ दिखाई देता है, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है पर उसे वहाँ पे भी चैन दिखाई देता है। अब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो डॉग के साथ कोई और लड़का जिसे उसने गलती से चैन समझ लिया था। चैन बोलता है कि अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट सिरप लेकर आया था, इससे तुम्हारा जुकाम जल्दी ठीक हो जाएगा। पर हेरन उसे इग्नोर करके जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। इसी जल्दीबाजी में उसका गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला था, पर चैन उसको अपनी तरफ खींच लेता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। वो देख के चैन उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कैब रोकता है, पर हेरन उसमें भी नहीं बैठ। तो चैन बोलता है कि तुम एक डिजाइनर हो, तुम्हारा हाथ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। पर हेरन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि तुम मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं जिस कैफे में 7 साल से जा रही हूँ वहाँ भी नहीं जा पा रही। वो बोलती है कि मुझे अकेला रहना ही पसंद है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कोई मेरी डेली रूटीन को डिस्टर्ब करे। ये सब सुन के चैन बोलता है कि ठीक है, मैं अब से तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा, पर तुम अभी प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। अब हम दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पे हेरन के हाथ पे स्प्लिंट लगता है और नर्स उससे बोलती है कि आप इसे रेगुलरली मत लगाए रहना, अपना हाथ खुद हील होने देना। चैन हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है, उसके हाथ में हेरन का सामान था। उसमें रेस्टोरेंट की रिसिप्ट देख के वो समझ जाता है कि टोकन 26 वही थी। अब दोनों हॉस्पिटल से वापस जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे चैन उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बोलता है कि अब से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और मैं पार्क के वहाँ से भी मूव आउट कर दूंगा। फिर वो हेरन को कैब में बैठा के घर भेज देता है। घर जाने के बाद हेरन को पार्क का कॉल आता है। वो उससे बोलते हैं कि तुम आजकल कैफे नहीं आ रही, तो मुझे लगा तुम बीमार तो नहीं हो इसीलिए कॉल करा। इसमें हेरन बोलती है कि नहीं, मैं किसी काम में बिजी हूँ जिस वजह से अभी नहीं आ पा रही। इतने में उसे कॉल में चैन की आवाज आती है। वो पार्क से पूछता है कि आपने खाना खाया और उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था। फिर पार्क कॉल कट कर देते हैं। अब हेरन को रियलाइज होता है कि चैन पार्क की केयर करता है, जिस वजह से उसे अपनी बोली हुई बातों में रिग्रेट हो रहा था। अब हम चैन को देखते हैं। उसने एक फ्लावर को पॉट में डाला हुआ था पर वो फ्लावर मुरझा सा गया था, जिसे देख के पार्क बोलते हैं कि जब अचानक से सराउंडिंग चेंज होती है तो फ्लावर को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। जिसमें चैन पूछता
पूछता है अगर फ्लावर एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो पार्क बोलते हैं तो फ्लावर मुरझा के खत्म हो जाएंगे। ये सारी बातें चैन हेरन से रिलेट कर रहा था। फिर पार्क कैफे साफ करने को जा रहे होते हैं तो चैन उनका हाथ पकड़ लेता है और खुद विंडो साफ करने लगता है। वो पार्क को वहाँ से जाने की बात बताने वाला होता है, पर इतने में पार्क बोलते हैं कि अब तो तुम मुझे मेरे बेटे जैसे ही लगने लगे हो, और चैन को उसके साथ रहने के लिए थैंक यू बोलते हैं। तो चैन उन्हें हार्ट बना के सोने जाने को बोलता है और रूम छोड़ने की बात नहीं बताता। नेक्स्ट सीन में हम हादम के बॉयफ्रेंड युगम को देखते हैं जो मैच खेलने के बाद हादम से मिलने जा रहा था। हादम एक स्टोर में होती है और दोनों कॉल में बात कर रहे थे। इतने में युगम एक कार से टकराने वाला होता है और कॉल कैंसिल हो जाती है। हादम कॉल में कार की आवाज सुनकर डर जाती है और भाग के युगम से मिलने जा रही होती है। इतने में उसे सामने युगम दिखता है। उसे देख के वो जमीन में बैठ के रोने लगती है और बोलती है कि मुझे लगा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। फिर उसका बॉयफ्रेंड उसे शांत कराता है। उसके बाद हादम उसे बताती है कि नाना तुमसे मिलना चाहती है। ये सुन के वो बहुत नर्वस हो जाता है और अपने आउटफिट सोचने लगता है। ये देख के हादम उससे बोलती है कि पहले हम कुछ खाने चलते हैं। फिर वो युगम से बोलती है कि तुम्हारा मैच बहुत टफ था। तो युगम बोलता है कि नहीं, मैच तो आसान था, पर मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि 10 साल बीत गए हो और मैं तुमसे नहीं मिला हूँ। और दोनों काफी क्यूट हरकतें कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में ऑफिस के सारे मेंबर्स चैन के साथ बैठे होते हैं। यहाँ पे चैन उन लोगों को एक ट्रिक करके दिखा रहा था जो हेरन भी साइड में खड़े होके देख रही। चैन एक पेपर में कैंडी ड्रॉ करके उन्हें दिखाता है और बोलता है कि मैं इन्हें रियल लाइफ में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर वो पेपर पूरा फोल्ड कर देता है और फिर जब उसे वापस से खोलता है तो उसमें से रियल की कैंडी निकलती है। ये देख के सब लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उन लोगों की क्लोजनेस देख के हेरन शॉक हो जाती है। फिर वो अपने ऑफिस में जाके बैठती है और उसे लगने लगता है कि चैन ने शायद सबको जाके बोला होगा कि मैं अब बस यहाँ 3 मंथ तक हूँ, तो तब तक हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और सबने हाँ कर दी होगी, पर बस मैंने रूड होके उसे मना कर दिया। अब वो लोग मीटिंग में होते हैं और हेरन ये सब सोच रही होती है। इतने में नाना बोलती है कि एनिमेशन में हमें डांचियोंग के रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, जो कि कोरिया में एक बहुत फेमस प्लेस है। तो चैन बोलता है कि कल मैं वहाँ घूमने जाने वाला हूँ, तो वहाँ की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करूँगा। जिसमें नाना बोलती है कि हेरन तुम भी जाओ इसके साथ, पर हेरन बोलती है कि कल मेरी एक मीटिंग है। तो नाना दूसरे एम्प्लॉय जिसका नाम रेमी है उसे मीटिंग में जाने को बोलती है, पर वो बोलता है कि मैं चैन के साथ पिक्चर लेने चले जाता हूँ। ये सुन के नाना उसे गुस्से से देखती है तो वो मीटिंग में जाने के लिए मान जाता है। अब हम योंग को देखते हैं। वो जिसके साथ ब्लाइंड डेट में गई, उसने ऑफिस में योंग के लिए फ्लावर्स भेजे थे, जो देख के उसके कलीग उस लड़के की बहुत तारीफ कर रहे थे। ये सब कुछ यून भी देख रहा होता है। इसके बाद यून एक मीटिंग में जाता है, पर वहाँ पे एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर्स लेके आया था और बहुत चीजी बातें कर रहा था। ये सब सुन के योंग की बात याद आ जाती है, जिससे वो जेलस हो रहा था और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो योंग को पसंद करता है। नेक्स्ट सीन में हम हेरन को देखते हैं। वो डांचियोंग में चैन का वेट कर रही थी। कुछ देर में चैन आता है और वो किंग का हानबॉक पहन के आया हुआ था, क्योंकि मोस्टली लोग उधर कॉस्ट्यूम में ही आते हैं। उसके साथ चलने में हेरन बहुत एम्बैरेसमेंट फील कर रही होती है। फिर दोनों बहुत दूर बैठ के पिक्चर ले रहे होते हैं। कुछ देर बाद सारे फॉरेन ट्रैवलर चैन की ड्रेस देख के उसके साथ पिक्चर खिंचवा रहे होते हैं। तो चैन हेरन से बोलता है कि मुझे लगा था अगर मैं ऐसे कपड़े पहन के आऊंगा तो ऑकवर्डनेस थोड़ी कम होगी, पर यहाँ तो ऑकवर्डनेस और बढ़ गई, इसीलिए वो आउटफिट चेंज करने चला जाता है। हेरन ड्रॉ कर रही थी और उसे कोई रैन कह के बुलाता है और ये सुन के उसके हाथ से पेन गिर जाती है। थोड़ी देर बाद चैन वहाँ पे आता है तो उसे हेरन नहीं मिलती और वो अपना फोन भी वहीं पे छोड़ के चली गई थी, जिससे चैन को बहुत टेंशन हो जाती है और वो हेरन को सब जगह ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो एक अलोन प्लेस में जाता है तो हेरन वहाँ पे बैठ के रो रही। वो हेरन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, पर वो अवॉइड करके वापस काम करने जाने लगती है। तो चैन बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकता, और वहीं पे हेरन के साथ बैठ जाता है। अब हेरन उसे बताती है कि मैंने आज किसी को रैन नाम बुलाते हुए सुना। वो बताती है कि मुझे मेरी मॉम इसी नाम से बुलाती थी, पर जिसने रैन बोला वो किसी दूसरे की मॉम थी और उन्हें देख के मुझे मेरी मॉम की याद आ गई। फिर वो चैन से अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट का इंसिडेंट शेयर करती है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हादम अपनी मॉम और डैड के साथ कार में थी, और दूसरी कार में नाना, हेरन और योंग। हादम
मैडम अपनी कार से नाना को हाई कर रही थी। जैसे ही उनके डैड कार को थोड़ा आगे को ड्राइव करते हैं, उनकी कार एक बस से क्रैश हो जाती है और उस एक्सीडेंट में हेरन के दोनों पेरेंट्स के ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब प्रेजेंट में हेरन बोलती है कि मुझे आज भी उनका रैन बोलना सुनाई देता है, जिसे हमें चैन के हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चैन को भी बस हेरन का बोला हुआ चैन आई लव यू सुनाई देता है और वो वही सोचते सोचते होश में आ जाता है। अब प्रेजेंट में हेरन होश में आती है और उसे रियलाइज होता है कि उसने ओवर शेयर कर दिया है। फिर वो चैन पे उस दिन गुस्सा करने के लिए माफी मांगती है और बोलती है कि तुम मेरे लिए फ्रूट सिरप लाए थे, मैंने उसे भी गिरा दिया। पर चैन बोलता है कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। ये सुन के हेरन बोलती है कि मुझे पता है मैं बहुत वियर्ड हूँ, मैं बहुत ज्यादा रूड हूँ, फिर भी दूसरे लोग मुझे सॉरी बोलते हैं। वो बोलती है कि मैं भी चेंज होना चाहती हूँ, पर मुझे पता नहीं ये मैं कैसे करूँ। फिर वो बोलती है कि मुझे लोगों के क्लोज जाना बहुत डरावना लगता है, अगर वो मुझे अचानक से छोड़ के चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, इसीलिए मैं किसी के क्लोज ही नहीं जाती, जिससे मुझे कभी किसी को खोना नहीं पड़ेगा। अब वो फिर से ओवर शेयर करने की वजह से हैरान होती है और बोलती है कि शायद तुम बस 3 मंथ के लिए, इसीलिए मैं तुमसे बात शेयर कर रही हूँ। इतने में डान चियोंग में लाइट्स ऑन हो जाती है, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। तो दोनों अपना सामान लेने के लिए भाग के अंदर जाते हैं। अब हम योंग को देखते हैं, वो यून के साथ लिफ्ट में होती है और अपने बॉयफ्रेंड से कॉल में मिलने की बात कर रही थी। यून इतना जेलस हो जाता है कि वो योंग से बोलता है कि तुम्हें नाना बुला रही थी, जिस वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान कैंसिल कर देती है। अब हम चैन और हेरन को देखते हैं, वो घर जा रहे थे पर रास्ते में उन्हें वो बच्चे दिखते हैं जिनके साथ चैन उस दिन पार्क में खेल रहा था और वो उन बच्चों को खुश करने के लिए फिर से बॉल के साथ खेलने लगता है। इतने में उसे रेनी का कॉल आता है, तो हेरन बोलती है कि तुम बिल्कुल कैपेबारा हो, हर किसी के करीबी बन जाते हो। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है, पर फिर चैन उसके पीछे भाग के जाता है और बोलता है कि ये सच है कि मैं सबसे फ्रेंडशिप रखता हूँ, पर मैं तुम्हारा फ्रेंड इसीलिए बनना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुम्हें वो दिखाने में हेल्प करना चाहता था जो मुझे एक पर्सन ने दिखाया था। वो बोलता है कि मैंने जब म्यूजियम में तुम्हें विंटर वाली पेंटिंग देखते देखा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि तुम खुद को उस विंटर में अकेला खड़ा देख रही थी। बोलता है कि मैं भी एक बार उस विंटर में था, मैं हमेशा ये सोच के सोता था कि काश ये मेरी आखिरी रात हो, पर फिर भी मैं सुबह जिंदा होता था, एक लाश की तरह मैं अपनी लाइफ जी रहा था। साथ ही हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग उसे बुली कर रहे थे। वो बोलता है कि एक दिन उस पर्सन की वजह से सब बदल गया, हर रात अगले दिन का इंतजार करने लग गया था। अब हमें वो दिन दिखाया जाता है जब हेरन ने उसे मैसेज करके बोला था कि तुम मेरी सेवियर, तो चैन ने भी लिख के भेजा था कि तुम भी मेरी सेवियर हो, और उसके बाद से उसने फिर से ड्राइंग करना शुरू करा और वो हेरन को ड्रॉ करने लगा और बोलता है कि मैं अगर विंटर से बाहर आ सकता हूँ तो तुम भी आ सकती हो। अब प्रेजेंट में चैन एक डॉग के साथ सेल्फी ले रहा था और हेरन उसे रोड की दूसरी साइड से देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो चैन को आवाज लगाती है और उसे कैच करने को बोलती है और चैन का फेवरेट ड्रिंक उसकी तरफ फेंकती है। वो रोड की दूसरी साइड से चिल्ला के पूछती है कि अभी भी तुम्हारी डील वैलिड है, पर तभी एक कार रोड से जाती है जिस वजह से चैन कुछ सुन नहीं पाता। तो हेरन रोड क्रॉस करके उसके पास जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हारी डील एक्सपायर तो नहीं होगी, मैं भी सीखना चाहती हूँ कि इस विंटर से कैसे निकल सकते हैं। इसमें चैन बोलता है कि हाँ डील अभी भी वैलिड है और बोलता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहूंगा, हम लोग ऐसे रहेंगे जैसे हम स्प्रिंग में पिकनिक मना रहे हैं। इतने में एक कार की लाइट चैन की आंख में पड़ती है और उसे ब्लास्ट के टाइम की मेमोरीज याद आने लगती है और यहाँ पे 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। 4th एपिसोड की स्टार्टिंग में चैन कार की लाइट से ट्रिगर हो जाता है। उसे वियर्ड बिहेव करता देख हेरन बहुत वरिड होती है, पर चैन उसे बोलता है कि मैं ठीक हूँ और बोलता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इन 3 महीनों में कुछ भी गड़बड़ ना करूं। अब हम चैन को साइकेट्रिस्ट के पास देखते हैं, वो उन्हें कार वाला इंसिडेंट बताता है और बोलता है कि कार की लाइट से मुझे ब्लास्ट वाला इंसिडेंट याद आया और मैंने मेटल, केमिकल और डोर का विजन देखा, ये सब मैंने पहले कभी नहीं देखा है। वो
उनसे पूछता है कि मुझे अब ब्लास्ट वाला दिन क्यों याद आ रहा है, इसमें साइकेट्रिस्ट बोलते हैं कि शायद ये सब हेरन की वजह से हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार देखा था तब भी तुम्हें सब याद आया था, और जब तुम उसके क्लोज जा रहे हो तो तुम्हें बाकी मेमोरीज याद आ रही है। ये सुन के चैन बोलता है कि मेरी सारी मेमोरीज वापस आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे याद ना हो। तो साइकेट्रिस्ट बोलते हैं कि कभी कभी हमारा ब्रेन डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। जब इंसान पेनफुल मेमोरीज से भागना चाहता है तो ब्रेन वो मेमोरीज ही मिटा देता है। अब अगली सुबह चैन विंडो में पाइप से पानी डाल के उसे क्लीन कर रहा था। वो साइकेट्रिस्ट की बातें सोच रहा था, तभी वहाँ पे हेरन आ जाती है और उसके हाथ से पाइप ले लेती है और खुद पानी डालने लगती है। तो चैन उसे थोड़ी देर देखता रहता है, जिसपे हेरन बोलती है कि तुम खुश नहीं लग रहे, आज मैंने इतनी मेहनत करके खुद से इनिशिएटिव लिया है तुम्हारे पास आने का। तो चैन उसके हाथ से पाइप लेता है और उसकी तरफ थोड़ा पानी डालता है और फिर बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं इस पानी से तुम्हारा वेलकम कर रहा हूँ। इतने में कैफे में जीनियस और पार्क भी आ जाते हैं। फिर ये सब अंदर जाके कॉफी पीते हैं। यहाँ पे चैन हेरन को बहुत प्यार से देख रहा था। चैन से साइकेट्रिस्ट ने ये भी बोला था कि अगर तुम प्रेजेंट के चैन को बचाना चाहते हो तो तुम्हें हेरन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारी वो मेमोरीज वापस आ सकती है जो तुम भूल गए हो, और शायद उन मेमोरीज की वजह से तुम दोबारा पहले जैसे बन जाओ। पर अभी चैन हेरन को देख के सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जब तक कोरिया में हूँ तब तक तुम्हारी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट सीन में हेरन ऑफिस से जा रही थी, तभी चैन वहाँ कैब में बैठ के आता है और जबरदस्ती हेरन को भी कैब में बैठाता है। ये सब कुछ नाना और युन भी देख रहे थे और नाना इन्हें साथ में देख के बहुत खुश हो जाती है। चैन हेरन को हान रिवर के पास लेकर जाता है और बोलता है कि मुझे ये सब कब से करना था, यहाँ पे बैठ के हम दोनों व्यू एंजॉय करते करते चिकन खाएंगे। फिर वो हेरन को नीचे बैठने को बोलता है और उसे बहुत सारी पेन देता है और बोलता है कि तुम्हें जो अच्छी लगेगी वो यूज करना। उसके बाद वो हेरन को अपनी बकेट लिस्ट देता है और बोलता है कि इसमें से जो जो तुम्हें भी करना है वो बताना, हम दोनों साथ में करेंगे। फिर वो चिकन लेने के लिए चला जाता है। हेरन लिस्ट में देखती है कि उसमें दैट पर्सन भी लिखा हुआ था और उसमें कट था। दैट पर्सन मतलब कि हारन ही है जिसने चैन को विंटर से निकलने में हेल्प की थी। इतने में हेरन अपने बगल में बैठे हुए कपल की बात सुनती है। वो लोग जैमसू ब्रिज की बात कर रहे थे। ये सुन के हेरन का मूड ऑफ हो जाता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेरन एक मीटिंग के लिए लेट हो रही थी और बहुत ट्रैफिक की वजह से कैब वाला उसे उतार देता है, तो वो मीटिंग को पोस्टपोन कर देती है। फिर वो ब्रिज में जाती है और वहाँ खड़ी होके रोने लग जाती है। जैमसू ब्रिज वही ब्रिज होता है जहाँ पे चैन ने भी हेरन को फर्स्ट टाइम देखा था। प्रेजेंट में ये सब कुछ चैन ने भी सुन लिया था, तो चैन हेरन का ध्यान इन सब बातों से हटाने के लिए उसके पास जाता है। वो बोलता है कि अब हमारा प्लान चेंज हो गया है और खरीदा हुआ चिकन बगल में बैठे हुए लड़कों को दे देता है। फिर हेरन को उठा के वहाँ से चले जाता है। अब वो 2 साइकिल लेकर आता है और बोलता है कि हम इसे राइड करेंगे और जैमसू ब्रिज वाले रास्ते से जाएंगे, जिसके लिए हेरन मना करने लगती है। तो वो बोलता है कि तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आती, इसीलिए मना कर रही हो ना। ये सुन के हेरन बोलती है कि मुझे चलानी आती है और साइकिल से जाने के लिए मान जाती है। चैन बोलता है कि जो लास्ट पहुँचेगा वो खाने के लिए पे करेगा और फिर दोनों साइकिल चलाने लगते हैं। यहाँ पे हेरन आगे होती है तो चैन पाँव में लगने की एक्टिंग करता है, जिस वजह से हेरन उसे चेक करने के लिए पीछे आती है। तो वो हेरन से आगे चला जाता है। यहाँ पे हेरन बहुत खुश लग रही। वो जैसे ही ब्रिज के पास पहुँचते हैं उसे देख के हेरन थोड़ा सैड हो जाती है। तो चैन बहुत एक्साइटेड होके बोलता है कि ये कितना सुंदर है और हेरन सेम उसे कॉपी करके बोलती है, जिसमें चैन बोलता है कि तुम मेरी कॉपी अच्छे से नहीं कर रही, और उसकी बातें सुन के हेरन का मूड अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट डे हादम स्कूल जा रही थी, पर वहाँ पे एक सोरा नाम की लड़की युगम से उसका नंबर मांग रही होती है, पर युगम उसे कोई भाव नहीं देता और बोलता है कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। इतने में हादम भी वहाँ पे पहुँच जाती है। उसे देख के सोरा वहाँ से चली जाती है और युगम हादम को एक्सप्लेन करता है कि वो उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता और फिर मैच खेलने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हेरन
हेरन ऑफिस में होती है तभी उसे नाना का कॉल आता है। वो उसे बोलती है कि मुझे एक लेक्चर अटेंड करना है पर मैं गलती से फीमेल ड्रेसेस के बदले मेल ड्रेस लेकर चली गई। तो वो हेरन को 30 मिनट में फटाफट से ड्रेस लेके आने को बोलती है। वो हेरन जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। इतने में ऑफिस के बाहर उसे चैन कार चलाते हुए दिख जाता है। वो उसे लिफ्ट देने को बोलती है और डायरेक्ट कार में बैठ जाती है। इस वजह से चैन उसे कुछ नहीं बोल पाता और बहुत नर्वसली ड्राइव करने लगता है। हेरन चैन को थोड़ा तेज ड्राइव करने को बोलती है तो वो तेज ड्राइव करता है पर इतने में उसे हॉर्न की आवाज सुनाई देती है जिससे वो पैनिक करने लगता है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से गाड़ी सेफली रोकता है और फिर खुद को शांत करके हेरन के पास जाता है और उससे माफी मांगने लगता है पर हेरन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और इससे बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। फिर चैन उसे शांत करता है और हेरन को दूसरी कैब में बैठा देता है। कुछ देर बाद हम चैन को कैफे में बैठा देखते हैं। वो वहाँ पे बैठ के वही इंसिडेंट सोच रहा था और उसे बहुत गिल्टी हो रहा था। इतने में हेरन भी वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे तुम्हें ड्राइव करने को नहीं बोलना चाहिए। तो चैन बोलता है कि एक बार मैंने बैन के साथ ड्राइव करा था पर हमारा एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए मैं जब भी ड्राइव करता हूँ कभी भी किसी को अपने साथ लेके नहीं जाता। बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था पर मैं ही तुम्हें बुरी मेमोरीज दे रहा हूँ, इसीलिए हेरन से सॉरी बोलता है। जिसपे हेरन बोलती है कि मेरी जेम्सू ब्रिज की अच्छी मेमोरीज नहीं थी पर तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि जहाँ खराब मेमोरीज होती है वहाँ भी हम अच्छी मेमोरीज बना सकते हैं। बोलती है कि मुझे कार में बहुत डर लग रहा था और तुमने सब हैंडल कर लिया और उसे खुद को ब्लेम करने से मना करती है। हेरन बोलती है कि हमें हर टाइम साथ में फन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सच में दोस्त है तो जब हम ठीक नहीं है तब भी हमें एक दूसरे के साथ होना चाहिए। फिर हेरन बोलती है कि मैं बहुत टाइम बाद किसी के क्लोज जा रही तो मुझे नहीं पता फ्रेंड कैसे बनते हैं। तो चैन बोलता है कि तुम्हें एग प्लांट नहीं पसंद, तुम्हें नाना की बहुत फिक्र है, तुम्हें लोगों से दूर रहना पसंद है। ये सब चीज मैंने तुम्हारे बारे में धीरे धीरे जानी है। ऐसे ही धीरे धीरे हम अपने आप अच्छे दोस्त बन जाएंगे। ये सुन के हेरन बोलती है कि मुझे ऑयस्टर भी नहीं पसंद, ऐसा लगता है जैसे किसी के नाक बह रही है। ये सुन के चैन हंसने लगता है और उसके हाथ में अपने फिंगर से स्टैम्प देता है और बोलता है कि गुड, तुम दोस्त बनना सीख गई। फिर हेरन उससे बोलती है कि आज मैंने तुम्हें एक सीक्रेट बताया, अब अगली बार तुम मुझे अपना सीक्रेट बताना। इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में युगम फ्लावर लेके नाना के घर के बाहर खड़ा होता है। वो इतना नर्वस होता है कि उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। इसे हादम शांत कराती है और अंदर लेकर जाती है। वो जैसे ही नाना को देखता है उसके फेस का रंग उड़ जाता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब युगम कार से टकराने वाला था तब उसने नाना की ही हेल्प करने के लिए कार रुकवाई। उसी टाइम नाना बीच रोड में खड़ी थी। उसे देख के युगम उनकी हेल्प करने जाता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है। यहाँ पे वो उनसे आपको कहाँ जाना है पूछता है तो नाना को याद ही नहीं होता कि वो कौन है और वो कहाँ जा रही है। शायद उन्हें डिमेंशिया है। अब प्रेजेंट में नाना युगम को हक करती है और उसके कान में बोलती है कि ऐसा प्रिटेंड करो जैसे तुम मुझे आज ही मिले हो। फिर तीनों अंदर जाते हैं। यहाँ पे हेरन और योंग नहीं आए थे और दोनों ना ही हादम की कोई कॉल उठा रहे थे। तो युगम बोलता है कि जब सब लोग घर में होंगे तब मैं आऊंगा और जल्दीबाजी में वहाँ से चले जाता है। उसके पीछे पीछे हादम भी जाती है। इतने में दोनों बहन भी घर आ जाती है और उससे माफी मांगने लगती है पर वो दोनों पे बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम दोनों से पहले मैं शादी करने वाली हूँ, इसीलिए तुम दोनों मुझसे जेलस हो रही हो ना। फिर वो अपने रूम में जाती है और डोर लॉक कर देती है। वो अपने कबर्ड से एक कपड़ा निकालती है और उसे स्मेल करने लगती है। उसमें उसका नाम भी लिखा हुआ था, शायद ये उसे उसकी मॉम ने दिया हुआ था। नेक्स्ट सीन में योंग फिर से अपने बीएफ से मिलने की बात कर रही होती है और फिर से युन ये सुन लेता है और उससे बोलता है कि तुम्हें नाना बुला रही है। तो योंग बोलती है कि कल भी तुमने ऐसा ही बोला था पर युन बोलता है कि कल मैंने गलती कर दी थी, उन्होंने आज बुलाने को कहा था। योंग नाना के पास जाती है तो नाना बोलती है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया और उसे जाने को बोलती है। यहाँ पे हम नाना के हाथ में एक की देखते हैं जिसे वो अच्छे से संभाल के रख रही थी। दूसरी तरफ आज हेरन ने अपने ऑफिस में कर्टन नहीं लगाए थे और ये देख के सब लोग शॉक होते हैं क्योंकि वो हमेशा आइसोलेटेड ही रहती थी। उसे ऐसे देख के योंग बहुत खुश होती है। अब इनकी मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पे चैन बोलता है कि हम वॉन यानी एनिमेटेड कैरेक्टर की बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट करने के लिए ग्योनजू जा
जाना चाहिए, जिसके लिए नाना भी मान जाती है और ये लोग 2 दिन के लिए वहाँ जाने वाले होते हैं। पर चैन और हेरन दोनों का अलग अलग दिन जाने का स्केड्यूल था। नेक्स्ट सीन में हम हादम को एक शॉप में देखते हैं। उससे युगन ने बोला था कि वो अपने दोस्त के साथ जा रहा है, इसीलिए हादम से नहीं मिल पाएगा। पर हादम को उसका वही दोस्त शॉप में मिल जाता है, जिस वजह से वो युगम को कॉल करके पूछती है कि तुम अपने दोस्त से मिल लिए, तो वो उसे हाँ बोलता है। ये सुन के उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हादम घर को जा रही थी तो उसे युगम एक रेस्टोरेंट में जाते हुए दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो सोरा से मिलने गया है, तो वो भी अंदर चली जाती है और उस पे गुस्सा करने लगती है। पर फिर वो अपनी दोनों बहनों को भी वहाँ देखती है, तो उसे पता चलता है कि उन्होंने युगम से उस दिन लेट आने के लिए माफी मांगने के लिए उसे मिलने को बुलाया था। यहाँ पे युगम इन तीनों बहनों को देख रहा होता है और अब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जब युगम ने झूठ बोला था कि वो अपने दोस्त से मिलने गया है। वो हकीकत में नाना से मिलने गया था। वो उनसे उनकी कंडीशन के बारे में पूछता है और उनसे बोलता है कि आपको अपनी फैमिली को ये बात बता देना चाहिए। तो नाना युगम से ये बात सीक्रेट रखने को बोलती है। वो बोलती है कि हेरन ने बहुत सारी डेथ देख ली है, अगर उसे मेरी बीमारी का पता चलेगा तो वो टूट जाएगी। और योंग बहुत खुश रहती है, अगर उसे ये पता चलेगा तो वो ऐसे खुश नहीं रहेगी। और बोलती है कि आदम अभी स्कूल में है, उसे पढ़ाई में फोकस करने की जरूरत है। अब हम युन को देखते हैं, जो कि योंग के बीएफ को फेक कॉल करके मिलने को बुलाता है। युन को देख के योंग का बीएफ बोलता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। युन अपनी कार में बैठा होता है और उसे सामने योंग का बीएफ दिखता है, तो वो उसकी तरफ इतना तेज कार चला के जाता है जैसे वो उसे मार देगा। पर फिर वो अपनी कार का शीशा नीचे करता है और उसे गुस्से से देख के चले जाता है। अब प्रेजेंट में युन उससे बोलता है कि तुम ये जो इतनी सारी लड़कियों के साथ खेल रहे हो, ये बंद करो और जाके सबको बताओ कि तुम उन पे चीट कर रहे हो। पर योंग का बीएफ युन की कार के मिरर को लात मार के तोड़ देता है और युन को चिढ़ाने लगता है। तो युन उसके हाथ से उसका फोन पकड़ता है और बगल में क्लीनिंग लेडी सफाई कर रही थी, तो वो वहाँ पे रखी पानी की बाल्टी में उसका फोन डाल देता है और उससे बोलता है कि इस बार तुम्हारा फोन था, अगली बार तुम होगे, और वहाँ से चला जाता है। अब हम चैन को देखते हैं, वो ग्योंजू जाने के लिए कार में बैठ रहा होता है। इतने में हेरन भी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आज ही चल रही हूँ। कार में बैठने के बाद चैन बोलता है कि तुम मेरे लिए वर्ried थी ना, इसीलिए मेरे साथ ड्राइव करने के लिए आई हो, जिसमें हेरन ऑकवर्डली एग्री करती है। कुछ देर बाद बारिश होने लग जाती है और हेरन बारिश को देख के बोलती है कि तुम्हें पता है बारिश के बाद जो स्मेल आती है वो बारिश की वजह से नहीं आती। वो बोलती है कि इसके पीछे भी साइंस होती है, मुझे याद नहीं है कि वो क्या था। तो चैन बोलता है कि उसे पेट्रिकोर बोलते हैं। ये सुन के हेरन बोलती है कि तुम्हें देख के लगता है कि तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, ना कि आर्ट्स के। तुमने उस दिन पुलिस स्टेशन में भी NaClO बता दिया था। इतने में उनकी कार का वाइपर खराब हो जाता है और बारिश भी बहुत जोर से होने लगती है, जिस वजह से हेरन को सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो चैन अपनी हुड खोलता है और सनरूफ से बाहर निकाल के रास्ता देखने की कोशिश करता है, पर वो नहीं देख पाता। वहाँ पे आसपास पार्किंग की कोई जगह नहीं थी। तो चैन बोलता है कि मैं रास्ता देखता हूँ, तुम बस मुझ पे भरोसा करके ड्राइव करो। फिर वो उसे राइट लेने को बोलता है और स्टीयरिंग में हेरन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसकी हेल्प करता है। कार स्टॉप करने के बाद दोनों ऑकवर्डली अपना हाथ हटाते हैं। यहाँ पे हेरन चैन के हाथ में जले हुए घाव देखती है और चैन उन्हें अपनी हुड से ढक के बाहर निकल जाता है। अब उनकी कार को बनने में 5-6 आवर लगने वाले थे, तो वो दोनों वहीं पर उतर जाते हैं। यहाँ पे चैन भीग गया था, तो हेरन उसे अपना स्कार्फ पहना देती है और बोलती है कि अब हमें ऐसे ही रुकना पड़ेगा। तो चैन बोलता है कि मैं यहाँ किसी को जानता हूँ। अब थोड़ी देर बाद हम चैन की ग्रैंडमा को देखते हैं, जो कि उन दोनों को लेने आई थी। वो चैन को देख के बहुत खुश होती है और उसे बहुत प्यार से गले लगाती है। अब ये दोनों ग्रैंडमा के घर में होते हैं। यहाँ पे वो इनके लिए चाय बना रही और वो बार बार उसे बनाते टाइम कुछ पानी नीचे फेंक दे रही थी। यहाँ पे वो हेरन से बोलती है कि हमें ऐसे ही अपनी मन की बातों को भी बाहर एक्सप्रेस करना चाहिए, जिससे इंसान का दिल साफ रहता है और चाय से भी इम्प्योरिटीज निकलती है। हेरन वो चाय पीती है तो वो उसे बहुत अच्छी लगती है। फिर वो वहाँ के पॉट और घर की तारीफ करने लगती है। तो चैन उसे बताता है कि ये सब मेरी ग्रैंडमा ने अपने हाथों से बनाया है। अब हमें पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा एक पॉटर है। अब हम योंग को ऑफिस में देखते हैं, उसे उसके बीएफ का
वहाँ कॉल आता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि योंग के बीएफ की शादी होने वाली है। वो योंग से ब्रेकअप करता है और उसे शादी में आने को बोलता है। ये सब सुन के वो बहुत गुस्से में आ जाती है और उससे मिलने चली जाती है। वहाँ वो सबके सामने चिल्ला चिल्ला के उसे शादी की बधाइयाँ दे रही होती है। तो वो लड़का बोलता है कि मैंने तुम पे चीट नहीं करा, तुम मुझ पर चीट कर रही थी और वो लड़का तुम्हारा ही बॉयफ्रेंड था ना जो उस दिन मुझे परेशान कर रहा था। उसने मेरा फोन पानी में डाल दिया था और मैंने भी उसकी गाड़ी का मिरर तोड़ दिया था। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। ये सब सुन के योंग को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि मैंने बोला क्या तुम जा सकते हो। फिर वो भाग के उसके पास जाती है और उसके नोज में जोर की किक मारती है और वहाँ से चली जाती है। योंग ऑफिस के बाहर होती है तभी वहाँ पे यून कैब से उतरता है तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारी कार कहाँ है। इसमें वो बोलता है कि उसको मैंने रिपेयर करने को दिया है। इसके बाद योंग को रियलाइज होता है कि शायद यून ही उसके बीएफ के पास गया था। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कार का मिरर टूटा है। इसमें वो हाँ बोलता है तो योंग उससे बोलती है कि तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड के पास गए थे ना। और वो मना करने लगता है तो योंग बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसी को कॉल करके पूछती हूँ। तो वो योंग के पास जाता है और उसे देख के योंग बोलती है कि हाँ बोलो बोलो, मुझे नाना फिर से बुला रही होगी ना। पर यून अब कुछ नहीं बोल पाता तो वो कॉल उठाने की एक्टिंग करता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर योंग पीछे से चिल्लाती है कि तुम्हें कोई कॉल नहीं आई है, तुमने फोन उल्टा पकड़ा है। फिर उसे सडनली रियलाइज होता है कि शायद यून उसे पसंद करता है। अब हम हेरन को देखते हैं, वो ग्रैंड माँ के बनाए हुए पॉट को देख रही थी। वो वहाँ पे एक पेंटिंग देखती है, उसे देख के वो पूछती है कि ये भी आपने बनाई है। पर चैन बात को बदल देता है और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद चैन और हेरन दोनों पॉट बनाने लगते हैं। चैन को कॉल आता है तो वो उठ के चला जाता है। यहाँ पे ग्रैंड माँ उसे बताती है कि वो पेंटिंग चैन ने अपनी मॉम के साथ बनाई हुई है। वो बताती है कि चैन की मॉम को आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था तो वो फॉरेन जाके अपना ड्रीम परस्यू करना चाहती थी। पर चैन के डैड चाहते थे कि वो चैन के बड़े होने तक रुक जाए, पर वो उनकी बात नहीं मानती और उन्हें छोड़ के फॉरेन चली जाती है। वो वहाँ बहुत मेहनत करती है पर उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद चैन के फादर ने उसे आर्ट से दूर कर दिया और उसे कोरिया से यूएस भेज दिया। तो बोलती है कि शायद उसके डैड को ये डर था कि उसकी वाइफ आर्ट को परस्यू करते करते उन्हें छोड़ के चली गई, तो कहीं चैन भी उन्हें छोड़ के ना चला जाए। अब हम चैन के फादर को देखते हैं जो इंटरनेट में अपने बेटे के बारे में सर्च कर रहे थे। इसके बाद हम हेरन को देखते हैं जो चैन को बहुत देर तक देख रही थी। अब चैन और उसकी ग्रैंड माँ साथ में बैठे होते हैं। वो चैन से पूछती है कि तुम्हें हेरन पसंद तो है ना। तो वो मना कर देता है और बोलता है कि मैं उसे पसंद नहीं कर सकता। तो ग्रैंड माँ बोलती है कि क्यों, वो मैरिड है क्या। जिसमें चैन बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इतने में हेरन ग्रैंड माँ को टॉवल देने के लिए आवाज लगाती है तो ग्रैंड माँ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग ग्रैंड माँ के घर से वापस आ गए थे और ग्रैंड माँ इन्हें छोड़ने आई थी। यहाँ पे हेरन ग्रैंड माँ को हैंड क्रीम देती है क्योंकि उनके हाथ क्ले की वजह से ड्राई हो गए थे जो ग्रैंड माँ को बहुत पसंद आता है। ग्रैंड माँ भी हेरन को अपना स्कार्फ देती है और बोलती है कि हमें अपना नेक कवर रखना चाहिए, वहीं से ठंड लगती है और चैन को गले लगा के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चैन और हेरन दोनों कार में बैठे थे। चैन उससे बोलता है कि एक बार वाइपर चेक करो चल रहा है कि नहीं। वो चल रहा होता है तो वो हेरन को उसे बंद करने को बोलता है पर वो कुछ सुन नहीं रही होती। तो चैन उससे पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। इसमें हेरन बोलती है कि हाँ मुझे तुमसे पूछना है कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं कर सकते। अब हमें पता चलता है कि हेरन ने उनकी पूरी बात सुन ली थी। वो बोलती है कि तुमने ऐसा नहीं बोला कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर तुमने बोला कि तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आया क्यों। तो चैन पूछता है तो क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ और उसके थोड़ा क्लोज जाता है और यहीं पे 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। 5th एपिसोड की स्टार्टिंग में चैन हेरन से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ और उसके क्लोज चले जाता है, पर फिर वो ऑकवर्ड हो जाता है और कार के वाइपर्स ऑफ करने लगता है। फिर वो हेरन से बोलता है कि ग्रैंडमा मुझसे बार बार हमारे रिलेशन के बारे में पूछ रही थी, इसमें मैंने वो बस ग्रैंडमा को शांत करने को बोला था। इसके बाद हेरन ड्राइव करने लगती है। तभी वो न्यूज में सुनती है कि कोरिया में इस साल की फर्स्ट स्नो पड़ने वाली है, पर हेरन ये सुन के न्यूज बंद कर देती है। थोड़ा दूर
जाने के बाद चैन हेरन से कार रुकवाता है और उसे एक जगह लेकर जाता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। यहाँ पे हेरन चैन से बोलती है कि मुझे फर्स्ट स्नो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी उस दिन 20 साल की फर्स्ट स्नो पड़ी थी। फिर वो चैन से बोलती है कि जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने अपनी मॉम की आवाज सुनी, तब तुमने भी मुझसे बोला था कि तुम्हें भी एक इंसान की आवाज आज तक याद है। तो वो पूछती है कि क्या वो इंसान तुम्हारी मॉम है, जिस पे चैन टॉपिक बदल के मून की बातें करने लगता है। हेरन फिर से उसे पूछने की कोशिश करती है पर वो बार बार बात चेंज कर देता है, तो फिर हेरन कुछ नहीं बोलती। इसके बाद दोनों रूम में पहुँचते हैं। रूम में यूएस से चैन की कंपनी के मेंबर्स भी आए हुए थे। यहाँ पे ये लोग कल का इवेंट डिस्कस कर रहे होते हैं, पर हेरन का ध्यान चैन में होता है। वो सोच रही होती है कि चैन के पास्ट में ऐसा क्या हुआ है जो वो अपने पास्ट के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। अब अगले दिन नाना अटेलिये के बाकी एम्प्लॉयज ग्योनचू पहुँच गए थे। अब सब लोग ग्योनचू को एक्सप्लोर करने लगे थे और वो बहुत सारी जगह की पिक्चर्स लेते हैं। एक पॉइंट पे हेरन और बैन अकेले में होते हैं। यहाँ पे हेरन बैन से चैन के बारे में पूछती है। वो बैन बोलता है कि उसके बारे में ज्यादा मैं भी कुछ नहीं जानता। वो बताता है कि चैन ने अपना पास्ट मिटा दिया है। इतने में वहाँ पे चैन आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग मेरी क्या बुराई कर रहे हो। इस पे बैन बोलता है कि तुमने हमें तुम्हारी बुराई करते हुए पकड़ लिया और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हेरन चैन से उसकी ड्राइंग बुक दिखाने को बोलती है। उसकी ड्राइंग बुक देख के वो चैन से पूछती है कि मुझे तुम्हारी ग्रैंडमा ने बताया था कि तुमने ड्राइंग करना छोड़ दिया था, तो तुमने वापस ड्राइंग करना क्यों स्टार्ट करा। पर चैन यहाँ पे भी बात चेंज कर देता है और सामने एक बड़े से ट्री को देख के बोलता है कि इसे देख के ऐसा लग रहा है कि हम 500 साल पीछे ट्रैवल करके चले गए हैं। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि ये माना जाता है कि वो ट्री 500 साल से वहाँ है। ये सुन के हेरन चैन से पूछती है कि अगर तुम्हें कभी पास्ट में जाने का मौका मिले तो तुम किस मोमेंट में जाओगे। तो चैन बोलता है कि मैं अपने पास्ट में नहीं जाना चाहता, मैं बस प्रेजेंट में बिना रिग्रेट के जीना चाहता हूँ। ये सुन के हेरन बोलती है कि तुम्हारे साथ रह के मैं भी अब थोड़ा एंजॉय करने लगी हूँ। इस पे चैन बोलता है कि गुड, मेरे जाने के बाद तुम ऐसे ही रहना। फिर चैन वहाँ से चला जाता है। उसकी ये बात सुन के हेरन को रियलाइज होता है कि चैन बस 3 महीने के लिए उसके साथ है, इसके बाद वो यहाँ से चले जाएगा। ये सोच के वो थोड़ा सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग रेस्टोरेंट में खा रहे होते हैं। यहाँ पे हेरन ऑयस्टर और एग प्लांट देख के मुंह बना रही होती है, तो चैन बोलता है कि ये एलियन और रनी नोज मैं खा लेता हूँ, और उसकी प्लेट से दोनों खुद उठा लेता है। ये सुन के हेरन शॉक हो जाती है क्योंकि हेरन ने एग प्लांट उसे एलियन जैसा लगता है चैन को नहीं बोला था, ये तो उसने ही योंग चैन को बोला था। अब हम नाना को देखते हैं, वो लिफ्ट में चढ़ती है। यहाँ पे योंग भी होती है। नाना ने जो कपड़े मॉर्निंग में पहने थे उन्होंने वो चेंज करके दूसरे कपड़े पहन लिए थे। ये देख के योंग उनसे पूछती है कि आपने आज ऐसे अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं, और बहुत सारे सवाल करने लगती है। तो नाना उसे चुप रहने को बोलती है और लिफ्ट से उतर जाती है। तभी लिफ्ट में युन आता है और उसे देख के योंग थोड़ा नर्वस होने लगती है। वो खुद से मन ही मन में बोल रही होती है कि युन की वजह से मैं नर्वस क्यों हो रही हूँ, मुझे कुछ बोलना चाहिए। इतने में युन उससे पूछता है कि तुम ठीक हो, क्योंकि जनरली वो हर टाइम बोलते रहती है। इस पे योंग बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और जल्दबाजी में लिफ्ट से जाने लगती है। पर उसके उतरने से पहले लिफ्ट क्लोज होने लगती है, तो युन उसे अपने हाथ से रोक लेता है। अब दूसरी तरफ हम हादम को बस में देखते हैं। उसकी बस रुकी होती है, तो वो सामने एक ज्वेलरी शॉप के बाहर युगम को देखती है। उसे देख के हादम की दोस्त बोलती है ये तुम्हारे लिए कपल रिंग खरीद के लाया होगा। ये सुन के हादम बहुत एक्साइटेड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हेरन और पूरा स्टाफ सी के किनारे होते हैं और यहाँ पे हेरन बहुत खुश होती है, अपने कलीग के साथ एंजॉय कर रही होती है। उसे ऐसे खुश देख के चैन को बहुत अच्छा लगता है। फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। हेरन एक तरफ अकेले बैठ के सोच रही थी। उसे वॉन के ड्रेस के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था। तभी चैन वहाँ पे आ जाता है और उसे केव में चलने को बोलता है। ये सुन के हेरन खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम परफेक्ट टाइम में आए हो, मैं कॉन्सेप्ट के बारे में सोच सोच के परेशान हो गई थी। यहाँ पे हेरन चैन से पूछती है कि मैंने तुम्हें ये बताया था कि मुझे ऑयस्टर और एग प्लांट पसंद नहीं है, पर मैंने तुमसे कभी ऐसा नहीं बोला था कि एग प्लांट एलियन के जैसे लगते हैं, तो तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे ये ऐसे लगते हैं। पर चैन यहाँ पे कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि ये तो उसने हेरन की मैसेज से पास्ट में पढ़ा था। पर फिर हेरन बोलती है कि मैंने ही तुम्हें बताया होगा और खुद भूल गई होंगी। फिर दोनों केव में चले जाते हैं। यहाँ पे चैन पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। तब हेरन चैन से यहाँ पे
बोलती है कि मैं एक बार प्लेन में बैठ के उस लड़के से मिलने गई थी जिसने मुझे फाउंटेन पेन दी थी। वो चैन को बताती है कि वो और मैं डेट कर रहे थे और कुछ टाइम बाद वो बॉस्टन चले गया था। ये सब सुन के चैन को पास्ट याद आने लगता है जब उसे हियोक चैन मिला था। फिर उसे एक सीन दिखाई देता है जिसमें एक ग्लास टूटने की वजह से किसी के हाथ से ब्लड आने लगा था। ये सब याद आने के बाद चैन थोड़ा डीजी हो जाता है और उसे देख के हेरन टेंशन में आ जाती है। तो चैन ऐसे प्रिटेंड करने लगता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं हो और फिर से मजाक करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम हादम को देखते हैं। वो युगम को देख के उससे छुट्टी के बाद मिलने के लिए बोलती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि युगम ने उसके लिए कपल रिंग ली है, पर युगम बिजी होता है तो वो बाद में मिलने आने का बोल के वहाँ से चले जाता है। ये देख के हादम की फ्रेंड बोलती है कि शायद से युगम ने वो रिंग सोरा के लिए ली थी और वो सोरा का सोशल मीडिया हादम को दिखाती है जिसमें सोरा ने हाथ में रिंग पहनी हुई थी। अब ये देख के हादम को शक होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम नाना को देखते हैं। वो पार्क से मिलने गई थी। यहाँ पे पार्क उन्हें लावियान रोज नाम की एक म्यूजिक एल्बम देते हैं और बोलते हैं कि तुम इसे हमेशा बचपन में गाया करती थी, इसीलिए मैंने तब से ये तुम्हारे लिए खरीदा था, पर तुम्हें ये देने तक तुम वहाँ से चली गई थी। फिर पार्क नाना से बोलते हैं कि हमें किसी दिन वापस से चुनचियोन जाना चाहिए। ये वही जगह है जहाँ दोनों बचपन में रहते थे। इसके लिए नाना भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में चैन उन्हीं मेमोरीज के बारे में सोच रहा था और उसे फिर से साइकियाट्रिस्ट की बात याद आती है कि उसे हेरन से दूर रहना चाहिए। तो वो हेरन से सच में थोड़ी दूरी बना रहा होता है। इसके बाद सब लोग वापस से रूम में जा रहे होते हैं पर हेरन वहाँ पे नहीं होती। पूछने पे चैन को पता चलता है कि हेरन अपना स्कार्फ कहीं भूल गई थी, इसीलिए उसे लेने के लिए वापस गई है। अभी वहाँ पे बारिश होने लगती है तो चैन उसे ढूंढने के लिए जंगल की साइड चला जाता है, पर हेरन उसके पीछे से आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही, तुम सुन ही नहीं रहे हो। वो स्कार्फ लेके नीचे जा रही, पर चैन को ऊपर आता देख के उसे भी ऊपर आना पड़ता है। तभी बारिश बहुत तेज हो जाती है जिस वजह से दोनों को वहीं पे एक जगह रुकना पड़ता है। यहाँ पे चैन हेरन के शूज लेस खुले देख के उसे बांधने लगता है। तब हेरन उसके पास्ट के बारे में क्यूरियस होती है तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत क्यूरियस हूँ, तुम मुझे अपने बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताते हो। ये सुन के चैन बोलता है कि मैंने एनिमेशन 6 साल पहले स्टार्ट करा, मैंने बहुत मेहनत करी और जल्दी ग्रेजुएट होके मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी एज अ डिजाइनर, बट मैं लकी था कि मैं कंपनी में जल्दी सुपरवाइजर बन गया। पर हेरन बोलती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मुझे ये नहीं जानना। जिसमें चैन बोलता है कि मैं अभी तुम्हें बस इतना ही बता सकता हूँ। वो बोलता है कि तुमने बोला था कि हम अपने बड़े सीक्रेट्स छुपा सकते हैं, तो मैं अपने पास्ट के सीक्रेट्स नहीं बता सकता, तुम्हें मैं सब कुछ प्रेजेंट के बारे में बता सकता हूँ। फिर हेरन उसे बार बार उसके पास्ट के बारे में बात करने के लिए उससे माफी मांगती है। अब पूरा स्टाफ कैंप लगाकर बैठा होता है। फिर सब ड्रिंक करने वाला गेम खेलते हैं। यहाँ पे चैन बहुत सीरियसली बैठा होता है तो बैन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया। इस पे चैन उससे पूछता है कि सच छुपाना और सच ना बोलना दोनों एक ही बात होती है क्या। ये सुन के बैन उससे बोलता है कि वैसे ही क्या जैसे अलादीन ने ये बात छुपाई थी कि वो एक चोर है। जिस पे चैन बोलता है कि हाँ शायद वैसे ही। फिर वो बोलता है कि अगर एक इंसान सब कुछ सच सच आपके साथ शेयर कर रहा हो पर जिससे वो शेयर कर रहा है वो सब कुछ सच छुपा रहा हो तो लास्ट में क्या होगा। तो बैन बोलता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अभी सच ना बता के सब कुछ सही कर रहे हो, पर जब चीजें खत्म होगी तब तुम्हें ही सच ना बोलने का प्राइस पे करना पड़ेगा। फिर चैन हेरन को सबके साथ नहीं देखता तो उसे ढूंढने चले जाता है। हेरन सबसे अलग सी के पास थी और वो वहाँ से सी शेल कलेक्ट कर रही थी। चैन भी उसके पास जाके बैठ जाता है। यहाँ पे हेरन उसे बोलती है कि जब से मैंने वो पेन खोई है मैं कुछ भी डिजाइन नहीं कर पा रही हूँ। वो चैन को ये भी बता देती है कि जिसने वो उसे पेन गिफ्ट की थी उसकी डेथ हो गई है और बोलती है कि अगर मैं पहली वाली हेरन होती तो मैं कभी भी आज यहाँ नहीं आती, पर इस बार मैं आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पिकनिक मनाने आई हूँ। और बोलती है कि मेरे ख्याल से अब हम बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ शेयर कर देती हूँ। फिर हेरन चैन से उसका दोस्त बनने के लिए थैंक यू बोलती है, जिसपे चैन उसके हाथ से एक शी सेल ले लेता है और उनमें से कुछ अपने हाथ में रख के अपना हाथ हेरन की तरफ करता है और बोलता है कि तुम ऑड या इवन में से एक चीज चूज करो। अगर तुमने जो बोला वो मेरे हाथ में रखे सी शेल से मैच हो गया तो मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। जिसमें हेरन ऑड चूज करती है। चैन
अपना हाथ खोलता है तो उसमें बस एक शी सेल ही था। यहाँ पे चैन हेरन को अपने बारे में बता रहा होता है, पर हेरन ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो जाती है। वो गिरने ही वाली होती है पर चैन उसे पकड़ लेता है, जिस वजह से चैन हेरन को कुछ भी नहीं बता पाता। नेक्स्ट सीन में चैन रूम के बाहर बैठा होता है, उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर देखने जाता है और डोर खोल के चेक करता है। तभी उसे फिर से मेमोरीज याद आने लगती है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे हियोक चैन का हाथ एक ग्लास से कट गया था। वो हॉस्पिटल में होता है और उससे मिलने एक लड़की आती है, जिसने अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था, जिसकी आवाज की वजह से चैन को ये सब याद आया है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो हियोक चैन था वो हेरन से झूठ बोल के दूसरी लड़की के साथ जाता था, मतलब कि वो हेरन पे चीट कर रहा था। अब प्रेजेंट में चैन को रियलाइज होता है कि हेरन के लिए हियोक चैन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वो आज तक उसकी डेथ की वजह से कितना सफर कर रही है, पर वो तो हेरन पे चीट कर रहा था। फिर चैन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर उसे कुछ देर बाद होश आता है तो वो हेरन के बारे में सोच के बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। अगले दिन हेरन उठती है और चुपचाप से रूम से बाहर जाने लगती है। तभी उसे वहाँ पे चैन दिख जाता है। चैन उसका मजाक बनाता है और बोलता है कि तुम तो थोड़ा सा पी के बेहोश हो गई। फिर उसे याद आता है कि हियोक चैन हेरन पे चीट कर रहा था, इस वजह से वो उसे देख रहा होता है जैसे उसे हेरन के लिए बहुत बुरा लग रहा हो। उसे ऐसे देख के हेरन बोलती है कि मैं बस पी के ड्रंक हो गई थी, इसमें तुम्हें मेरे लिए इतना बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई खोया हुआ पपी हूँ। ये सुन के चैन बोलता है कि मुझे ये देख के बुरा लग रहा है कि खोया हुआ पपी अपने ओनर के बारे में सोच के अभी भी सैड है, तो अब मुझे उसके साथ बहुत अच्छे से रहना पड़ेगा ताकि पपी अपने मालिक के बारे में भूल जाए। उसकी बातें हेरन को कुछ भी नहीं समझ आती। फिर चैन हेरन को बाहर हैंगओवर के लिए वॉक पे चलने के लिए बोलता है। हेरन उसके साथ चली जाती है। वो बोलती है कि अगर वॉक करने से हैंगओवर ठीक होता तो हैंगओवर सूप की शॉप क्लोज हो जाती। यहाँ पे हेरन उससे पूछती है कि मैं कब बेहोश हुई, तो वो उसे शीशल दिखाता है, जिससे हेरन को सब कुछ याद आ जाता है। वो बोलती है कि तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने उसे ना बताने का सोचा था, इसका मतलब वो यादें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होगी, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास्ट को जबरदस्ती तुम्हें याद दिला के हर्ट करना नहीं है। तो अब चैन उसे फिर से कुछ भी ना बताने का डिसाइड करता है। इसके बाद चैन हेरन को अपनी पॉकेट से निकाल के हैंगओवर के लिए हनी वाटर हैंगओवर, ड्रिंक हैंगओवर, मेडिसिन, एग सब कुछ देता है। तो हेरन ये सब देख के बोलती है कि वो पर्सन बहुत अच्छी होगी, इसने तुम्हें डार्कनेस से निकाला। वो बोलती है कि क्या तुम इतने अच्छे इसीलिए हो क्योंकि ये सब तुमने उस पर्सन से सीखा है, जिस पे चैन बोलता है कि ये तो उस पर्सन की काइंडनेस के सामने कुछ भी नहीं है। तो हेरन पूछती है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, जिसमें चैन बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बोलता है कि उस पर्सन की वजह से मैंने वो चीजें देखना और महसूस करना शुरू करा जो मैंने कभी ना देखा था ना महसूस करा था। चैन बोलता है कि मेरी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट थी, पर उस पर्सन की वजह से उसमें बहुत सारे कलर्स भर गए। फिर चैन उसे हाई फाई करने को बोलता है। वो बोलता है कि जब भी मैं ग्रेटफुल होता हूँ तो हाई फाई करता हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि पुरानी बातें ना लाना भी एक तरह से उस पर्सन की हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट करना ही है। फिर वो हाई फाई करने को हाथ देता है। तो हेरन को उसकी बातें कुछ भी समझ नहीं आती, पर वो फिर भी उसे हाई फाई कर देती है। अब हम योंग को देखते हैं। वो घर में खाना खा रही होती है और खाने से ग्रीन अनियंस हटा रही होती है क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तब उसे याद आता है कि जब यून पे करने को स्टॉल में आया था तब उसने योंग की प्लेट से सारे ग्रीन अनियंस हटा दिए थे। तभी वहाँ पे हादम आती है और बोलती है कि जो यून ने मुझे टॉनिक दिया था मैं वो पीना भूल गई। ये सुन के नाना भी यून की दी हुई विटामिन की टैबलेट खाने लगती है। तो योंग को लगता है कि यूंग सबकी ही ऐसी केयर करता है, तो वो डिसअपॉइंट हो जाती है। अब हम हेरन को देखते हैं। नाना अटेलिये के स्टाफ योनजू से वापस जा रहे थे, पर चैन लोग अभी भी 10 दिन के लिए यहीं रुकने वाले थे। जाने से पहले हेरन चैन को मिल्क देती है और चैन हेरन को एक कैमरा देता है और बोलता है कि इन 10 दिन में तुम हर दिन एक पिक्चर इससे लेना। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे सारी पिक्चर्स दिखाना। फिर वहाँ पे बहुत अलग सा लाइटनिंग वाला क्लाउड आया था, तो वो हेरन को उसे दिखाने ले जाता है। वो क्लाउड के पिक लेते हुए क्लाउड के पीछे का साइंस बताने लगता है। वो बोलता है कि इसे इरिडेसेंट क्लाउड बोलते हैं और ये बहुत लकी होता है। तो हेरन भी उसके पिक लेने लगती है। वो बोलता है कि तुम्हें आसमान में हमेशा ये देखना चाहिए क्योंकि ये अच्छे फ्यूचर की होप देता है। इतने में
में इन्हें ग्रुप फोटो के लिए बुला लेते हैं और नाना अटेली के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद हेरन और चैन दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में हेरन सबके लिए कॉफी लेके आई होती है। ये सब देख के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम योंग को देखते हैं, वो लिफ्ट में चढ़ती है। वहीं पे युन भी होता है, उसके हाथ में एक कैंडी होती है। तो योंग बोलती है कि तुम कैंडी भी खाते हो, तो युन उसे भी एक दे देता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे युन इंटरव्यू के लिए आया होता है और वो बहुत ही नर्वस होता है। तो योंग उसे कैंडी देती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम युगम को देखते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में होता है। उसे हादम दिखाई देती है तो वो उसके पास जाता है और उसे हादम सैड लग रही होती है। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हें कोई चीज बॉदर कर रही हो तो तुम मुझे बताना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हादम सैड थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि युगम ने ज्वेलरी शॉप से ली हुई रिंग सोरा को दे दी, पर अभी युगम की केयर देख के वो सोचती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता और उसे रिंग के बारे में पूछने वाली होती है। पर तभी युगम के दोस्त उसे ट्रेनिंग को बुला लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हारन ऑफिस में बैठी होती है और उसे ड्रेस डिजाइन करने को कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा था। फिर वो क्लाउड की पिक देखती है और उसे इंस्पिरेशन मिलती है और वो उसी कलर की एक ड्रेस डिजाइन कर देती है। हेरन डिजाइन लेके नाना के पास अप्रूवल के लिए जाती है। उसकी पेंटिंग में इतने सुंदर कलर्स देख के नाना बहुत खुश होती है और उसके जाने के बाद खुद से बोलती है कि अब हेरन को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में नाना बाहर होती है, तभी वहाँ पे युगम भी आ जाता है। वो नाना के पीने के लिए कुछ हेल्दी बना के लाया था और उन्हें पीने को बोलता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि युगम ने ज्वेलरी शॉप से कोई रिंग नहीं ली थी, उसने एक नेकलेस लिया था, वो भी नाना के लिए। यहाँ पे नाना के पैर में चोट लगी होती है। उसे देख के युगम उनसे पूछता है कि आपके पैर में कैसे लगी। वो बोलती है कि किसी किसी टाइम अब मेरे पैर भी मेरी बात नहीं सुनते। फिर नाना युगम से बोलती है कि हादम को उसके एग्जाम से पहले मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अब हेरन को देखते हैं, वो अपना स्किन केयर कर रही होती है। तभी उसे चैन का कॉल आता है। वो उसे फ्राइडे को उसके साथ डिनर में चलने को बोलता है और दोनों हर दिन एक दूसरे को अपने दिन के बारे में बताते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हेरन पार्क के कैफे में जाती है। हेरन के हाथ में कैमरा देख के पार्क उसे कैमरे के बारे में पूछता है तो वो बोलती है कि मुझे ये किसी ने दिया है और बोला है कि हर दिन इसमें एक पिक्चर क्लिक करते रहना। तो पार्क बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जिसने तुम्हें ये कैमरा दिया है वो जानता है कि आसमान को कैसे देखते हैं। सुंदर आसमान को छोड़ के फोन में नहीं लगे रहता होगा, इसीलिए उसने तुम्हें ये काम दिया होगा ताकि तुम भी छोटी छोटी चीजों में खुशी और खूबसूरती देख पाओ। फिर हेरन बोलती है कि शायद मैं अब खुद को देखने लगी हूँ। वो बोलती है कि पहले मैं भी छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेती थी, अब मैं फिर से ये सब महसूस कर पा रही हूँ सिर्फ उस इंसान की वजह से। अब हम चैन को देखते हैं, जहाँ 10 दिन खत्म हो गए थे। वो ग्योंजू से जा रहा होता है और खुद ही कार चलाने लगता है। ये देख के बैन उससे बोलता है कि मैं ड्राइव करता हूँ, पर वो कुछ भी नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। फिर वो रास्ते में हेरन को मैसेज करता है और बोलता है कि 6 बजे तक मैं आ जाऊंगा, तुम पिज्जा खाने के लिए अच्छी प्लेस ढूंढ के रहना। यहाँ हेरन भी उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। अब हम चैन को देखते हैं, वो ड्राइव कर रहा होता है, तभी उसे किसी का कॉल आने लगता है। फोन दूसरी सीट में होता है तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है, पर उसकी कार तभी एक बस से टकराने वाली होती है। इतने में सीन चेंज हो जाता है। अब हम हेरन को देखते हैं, उसे नाना कॉल करके अपने ऑफिस में बुलाती है। वो उससे बोलती है कि अब तुम इस कंपनी को चलाओगी, मैं जल्दी रिटायरमेंट लेके फ्रांस जाने वाली हूँ। वो उसे सब कुछ जल्दी से 1 महीने में सीखने को बोलती है। ये सब सुन के हेरन बोलती है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी। तो नाना बोलती है कि ठीक है, फिर तुम कंपनी से रिजाइन दे दो। नाना बोलती है कि मुझे 1 हफ्ते में सोच के बताओ कि तुम्हारा डिसीजन क्या है। फिर हेरन वहाँ से चली जाती है। वो चैन को कॉल मैसेज करती है और वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता, तो उसे डर लगने लगता है कहीं ड्राइव करते करते उसे कुछ हो तो नहीं गया। फिर वो जल्दबाजी में पार्क की कैफे में जाती है और उनसे चैन के बारे में पूछती है। तो पार्क बताते हैं कि मुझे चैन का कॉल आया था और उसने मुझसे जल्दी से उसका पासपोर्ट भेजने को बोला और अब वो यूएस चला गया है। ये सुन के हेरन शॉक्ड रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक से चैन यूएस क्यों चला गया। वो एयरपोर्ट जाने लगती है तो पार्क बोलते हैं कि अभी तक तो वो चला गया होगा और तभी जो फ्लावर चैन ने उतने टाइम से संभाल के रखा था उसमें खिला हुआ फूल टूट के नीचे गिर जाता है। इसके बाद हेरन उस कैमरे से फोटो निकलवाने जाती है। उस कैमरे में चैन की ली हुई फोटोज भी थी।
तो उसमें से उसे चैन की एक पिक्चर्स दिखाई देती है। उसे देख के हेरन को याद आता है कि चैन ने बोला था जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा तब भी तुम ऐसे ही खुश रहना। ये सोच के प्रेजेंट में हेरन रोने लगती है और यहीं पे 5th एपिसोड खत्म हो जाता है।